ग्रोथ कर्व और आगे का जो भी कंटेंट है, हमें पॉपुलेशन इंटरेक्शंस भी पढ़ने हैं इसमें, तो वहीं से स्टार्ट करते हैं। सर इस बार के टेस्ट का सिलेबस क्या है? बस बेटा जितना हो जाएगा आज, आज आई थिंक ये खत्म हो जाएगा। तो ऑर्गेनिज्म में सर 11th को 11th का कंटेंट अगर डालना होगा तो वो रेस्पिरेशन वाला चैप्टर डाल दूंगा। पिछली बार मैंने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऐड किया था, इस बार रेस्पिरेशन कर लेंगे, रिवर्स में कर लेते हैं। ओके सर स्टार्टिंग वाले चैप्टर रिवाइज हो जाएंगे अगर स्टार्टिंग से करेंगे तो। वो भी कर सकते हैं, स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं। अगर आपको स्टार्टिंग से लगता है तो मैं ठीक है, मैं एक बार बात करके ऑफिस में ना फिर आपको ऐप पे अपडेट कर दूंगा। या तो स्टार्टिंग का कर लेंगे, नहीं तो रेस्पिरेशन कर लेंगे। स्टार्टिंग का होगा तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से कर सकते हैं। सो हम पॉपुलेशन के बारे में पढ़ रहे थे और उसमें अपने इससे पहले जो कंप्लीट किया था वो इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में देखा था। इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होते हैं, जिनको आपने पॉपुलेशन के सेंस से बेसिकली पढ़ा था। पॉपुलेशन पिरामिड्स बनाए थे, एक एक्सपेंडिंग था, एक स्टेबल था और एक लास्ट में डिक्लाइनिंग भी आपने पढ़ा। पॉपुलेशन के जो पिरामिड्स थे वो एज पिरामिड्स जो कहलाते हैं। एज पिरामिड्स जब हमने बनाए थे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए स्पेशली, तो उसमें नंबर के हिसाब से बनेगा। ऑब्वियस सी बात है कि प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव और पोस्ट रिप्रोडक्टिव, इनका नंबर लेना है, इनका डेटा कलेक्ट करना है एंड आफ्टर दैट उसको एक ग्राफ पे प्लॉट करके उनके शेप को स्टडी करना। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जहाँ पे नंबर को एरिया के रिस्पेक्ट में आप लेते हैं तो वहां पे पॉपुलेशन साइज या पॉपुलेशन डेंसिटी पैरामीटर है। आज की क्लास यहीं से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट इज पॉपुलेशन साइज और डेंसिटी। पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी किस तरीके से आएगी, है ना, इसको हम यूजुअली कैपिटल एन से डिनोट कर देते हैं। कैपिटल एन वैसे नेटैलिटी के लिए भी हमने लिखा था, अब पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी के लिए भी आप लिख सकते हैं। अभी आप कैसे निकालेंगे, दिस इज बेसिकली एरिया पर यूनिट एरिया के बेस पे आपको नंबर काउंट करना है। सो दिस इज कॉल्ड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया। किसी यूनिट एरिया में फॉर एग्जांपल मैंने 1 स्क्वायर किलोमीटर एरिया ले लिया और उसमें कहा कि अब मुझे इसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स आप काउंट करिए, तो उस एरिया की डेंसिटी निकल आएगी। जैसे यूजुअली न्यूज़पेपर वगैरह के आर्टिकल्स में आपने देखा हो कि भाई दिल्ली का ये वाला एरिया ज्यादा डेंसिटी कैरी करता है। आप अगर साउथ दिल्ली में जाएंगे तो वहां पे डेंसिटी कम है। अगर आप स्पेशली ईस्ट दिल्ली की बात करेंगे, लक्ष्मी नगर वाला जो एरिया है वो ज्यादा डेंस एरिया है ना। चांदनी चौक जाएंगे तो वो ज्यादा डेंसिटी वाला है। और अगर आप दूसरी तरफ गुड़गांव साइड में जाते हैं, इवन वेस्ट दिल्ली भी जाते हैं, तो वहाँ डेंसिटी कंपेरेटिवली कम है। तो एरिया के रिस्पेक्ट में अगर आप नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लाते हैं, अगर हम ह्यूमन पॉपुलेशन की बात करें, तो पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी भी कैलकुलेट किया जा सकता है। अगर मान लीजिए रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहा हूं, क्योंकि पॉपुलेशन के ऊपर हमने जो लेवल समझा था दैट वाज कम्युनिटी, जहां पे मिक्स्ड पॉपुलेशन है, अलग अलग स्पीशीज की पॉपुलेशन है। कि आपने एक रिवर के साइड में 100 मीटर स्क्वायर एरिया लिया और आपने कहा मुझे इसमें ग्रास के प्लांट की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है। तो रिलेटिव का मतलब है किसी से कंपेयर करेंगे, तो देखना ये होगा कि अगर ये स्क्वायर है तो इस स्क्वायर के अंदर टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कितने हैं और इसमें से ग्रास के इंडिविजुअल कितने हैं, तो रिलेटिव निकल आएगा। टोटल में से एग्जैक्टली 1, है ना। जैसे टोटल स्टूडेंट्स हो और उसमें से मैं कहूँ कि 11th के कितने हैं, क्योंकि कैलविन में 11th भी है, 12th भी है, पास आउट भी है, 9th भी है, 10th भी है, मेडिकल भी है, इंजीनियरिंग भी है। अगर मैं कहूँ कि मुझे 11th बायो के या 12th बायो के स्टूडेंट्स की डेंसिटी बताइए, तो टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ कैलविन और उसमें 11th के कितने हैं या 12th के कितने हैं, इस तरीके से। तो इसको हम बोलते हैं रिलेटिव डेंसिटी। अगर आप कंपैरिजन के हिसाब से निकालेंगे, रिलेटिव डेंसिटी कहलाती है। किसी भी स्पीशीज की लेगी ऑफ ए स्पीशीज, चाहे आप इसमें ह्यूमन की ले लीजिए, ये कैसे निकलेगा, इसके लिए हमें चाहिए टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स
of species divided by total number of individuals of all species multiplied by 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये रिलेटिव डेंसिटी निकल के आ जाएगा, है ना, कि रिलेटिव कंपैरिजन के हिसाब से अगर हम बात करें तो क्या केस है, तो हम वो चीज निकाल सकते हैं। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव डेंसिटी ऑफ ए स्पीशीज। इसके लिए टोटल नंबर चाहिए डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ ऑल इंडिविजुअल्स मल्टीप्लाइड बाय 100। अब जहां जहां पे आप नंबर काउंट कर सकते हैं वहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हमने पैरामीटर में हर जगह नंबर लिखा हुआ है। बट प्रैक्टिकली अगर कहा जाए तो क्या ग्रासलैंड में ग्रास का नंबर काउंट हो सकता है? नहीं हो सकता, बिकॉज एक ग्रासलैंड फ्यू स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और उसमें आप ग्रास का एक एक प्लांट अगर काउंट करना शुरू करेंगे तो ऑलमोस्ट अनकाउंटेबल है, सालों लग जाएंगे तब भी पूरा नहीं होगा। तो ऐसे केस में फिर हम क्या पैरामीटर लेंगे, क्योंकि यहाँ नंबर जस्टिफाई नहीं हो सकता। अगर आप बायोमास। ये, हाँ मास ले सकते हैं। अगर आप मान लीजिए एक ग्रासलैंड में ट्री की बात करें तो ग्रासलैंड में हार्डली कोई एक ट्री होगा, एरिया तो बहुत बड़ा लेकिन ट्री का नंबर एक, तो वो भी जस्टिफाइड नहीं होता। मान लीजिए आपने एक एरिया लिया 100 मीटर स्क्वायर, पता चला उसमें केवल एक ही ट्री आ रहा है, तो उससे आप टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल कैसे निकालेंगे? वन तो इनसिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा, तो वहां कुछ और लिया जाएगा। एनिमल्स के केस में मान लीजिए कार्निवोरस एनिमल है, उनका नंबर तो हम काउंट कर नहीं सकते। टाइगर का सेंसस होता है, लायन का होता है, एलिफेंट का होता है, तो इनका नंबर तो काउंट हो नहीं सकता। एलिफेंट को आप कैसे पकड़ोगे या टाइगर लायन को आप कैसे पकड़ पकड़ के काउंट करोगे? तो कुछ और पैरामीटर्स भी हमारे पास हैं जिनसे हम डेंसिटी को, पॉपुलेशन डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं। तो इसमें ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो ये टोटल नंबर लिखा है, एवरी टाइम नंबर इज नॉट सिग्निफिकेंट। ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए नंबर ले लेते हैं या जिस जगह पे ले सकते हैं वहां लेंगे, नहीं तो कुछ और पैरामीटर लिया जाए। सो आप यहाँ पे लिख सकते हैं मेथड्स क्या क्या है फॉर मेजरमेंट ऑफ पॉपुलेशन डेंसिटी। क्या क्या मेथड्स आएंगे जिनसे आप पॉपुलेशन की डेंसिटी को मेजर कर सकते हैं? इसमें नंबर तो है ही, जो हमने ऑलरेडी पढ़ा। जैसे ग्रास के लिए बताया तो परसेंट कवर हो सकता है। एक ट्री के लिए अगर सर ये आप, केस का इंडिविजुअल्स का नंबर होगा ना? हाँ नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स, ऑब्वियसली बात है, आप जिसको काउंट कर रहे हो नंबर है तो नंबर, वो तो हमने पढ़ा है, हर जगह नंबर ही लिखा हुआ है। लेकिन जैसे ट्री का एग्जाम्पल दिया तो परसेंट कवर आता है, वो कितना एरिया कवर करता है, उस हिसाब से वो चीज निकाली जाती है। इसी तरीके से जैसे ग्रास था तो वहां पे बायोमास ले सकते हैं, या जैसे मैंने आपको बताया कि कोई अगर कार्निवोरस, बिग कार्निवोरस एनिमल है, टाइगर का सेंसस है, तो वहां पे उसके पैरों के निशान लिए जाते हैं, पग मार्क्स, या फिर फीकल पैलेट्स लिए जाते हैं। ये स्पेशली टाइगर सेंसस, टाइगर की जगह लाइन भी हो सकता है, बिग कैट्स में लेपर्ड हो या कोई और भी हो। तो टाइगर सेंसस अगर लेना है तो पग मार्क्स या फीकल पैलेट्स को लेके भी आप कर सकते हैं। मीन्स अलग अलग इंडिविजुअल के लिए ये चीज अलग अलग आती है, एवरी टाइम ये फिक्स नहीं रहती। तो ये जो हमारा टॉपिक था, हम पढ़ रहे थे बेसिकली पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स की, पॉपुलेशन की स्टडी कैसे करते हैं, जिसमें बर्थ रेट था, पर कैपिटा, पर थाउजेंड कितनी बर्थ हुई, लाइव बर्थ, उसको हमने नेटलिटी भी बोला था। फिर हमने पढ़ा था डेथ रेट, मॉर्टेलिटी, पर कैपिटा पर थाउजेंड डेथ कितनी हुई। एक सेक्स रेशियो भी था कि 1000 मेल्स पे नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी होती हैं, मेल फीमेल का रेशियो किसी पॉपुलेशन में क्या है। एज के हिसाब से भी हमने पढ़ा, प्री रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव, पोस्ट रिप्रोडक्टिव। और अगर इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो एज पिरामिड्स आ जाएंगे, एक स्टेबल पॉपुलेशन को शो करेगा, एक इंक्रीजिंग की और एक डिक्लाइनिंग की, अलग अलग चीज में अलग। और आज हमने देखा कि पॉपुलेशन की डेंसिटी कैसे निकालेंगे, और डेंसिटी के लिए एवरी टाइम नंबर इज नॉट द अप्रोप्रिएट क्राइटेरिया। समटाइम्स हम नंबर के अलावा कुछ और क्राइटेरिया भी यूज करते हैं, लाइक परसेंट कवर हो गया, बायोमास हो गया, पैग मार्क्स हो गए, फीकल पैलेट्स हो गए, एक्सेट्रा। ये पॉपुलेशन को स्टडी करने के तरीके।
अब आता है पॉपुलेशन की ग्रोथ कैसे होती है। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है, फिर ग्रोथ को टाइम के रिस्पेक्ट में प्लॉट करोगे तो ग्रोथ रेट निकल के आएगा। पहले बात करते हैं पॉपुलेशन ग्रोथ। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉपुलेशन ग्रोथ। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है। नाउ किसी भी ऑर्गेनिज्म में या किसी भी स्पीशीज की हम बात करें तो पॉपुलेशन हमेशा फिक्स नहीं रहती, पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग। अगर हम मान लेते हैं कि एज पर एवोल्यूशन, एज पर लैमार्क पॉपुलेशन बढ़ेगी, तो इसका मतलब है कि नंबर फिक्स नहीं रहेगा। यहाँ ये भी नोटिस करने की चीजें हैं कि पॉपुलेशन के नंबर, पॉपुलेशन बढ़ना या इंडिविजुअल का नंबर बढ़ना मीन्स वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, और बहुत सारे प्लांट और एनिमल्स के लिए रिप्रोडक्शन थ्रू आउट द ईयर नहीं होता। एक पर्टिकुलर ब्रीडिंग सीजन है, एक पर्टिकुलर फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग सीजन है जिसमें उस ऑर्गेनिज्म की, प्लांट या एनिमल की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। इट मींस लाइक जैसे हम मैंगो की पॉपुलेशन की बात करें तो आपको ऑब्वियस सी बात है कि समर में इंक्रीजिंग मिलेगा, बाकी टाइम पे नहीं मिलेगा। फ्रॉग की पॉपुलेशन इंक्रीज करने की बात करें तो रेनी सीजन में मिलेगा, बाकी टाइम पे नहीं मिलेगा। तो जो भी सीजनल ब्रीडर्स आपने पढ़े थे या पॉलीकार्पिक मोनोकार्पिक प्लांट्स के हिसाब से कहा जाए, तो ये इंपॉर्टेंट आ गया कि साइज ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन साइज है वो एक फिक्स पैरामीटर नहीं होता, इट कीप चेंजिंग। किस बात पे डिपेंड करेगा, ऑर्गेनिज्म को न्यूट्रिशन मिला या नहीं मिला, फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, उस पर प्रिडेशन का प्रेशर क्या है। पता चला ग्रास अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज तो कर रही है, मीनवाइल कोई हर्बीवोरस एनिमल आया और ग्रेस करके चला गया, तो फिर ग्रास की पॉपुलेशन कैसे बढ़ेगी। हर्बीवोरस एनिमल ब्रीड तो कर रहा है, मीनवाइल कोई कार्निवोर एनिमल आया और हर्बीवोर को फीड कर दिया, खत्म हो गई, डेथ हो गई। तो प्रेडेशन का प्रेशर क्या है, एंड नो डाउट वेदर, क्योंकि प्लांट्स के लिए अगर कहा जाए तो क्लाइमेटिक कंडीशंस, एनवायरमेंटल फैक्टर आर मोर इम्पोर्टेंट। सो पहली चीज ये कि पॉपुलेशन साइज की अगर हम बात करें, फर्स्ट पॉइंट क्या है, पॉपुलेशन साइज इज नॉट ए फिक्स्ड, इसको बोलते हैं स्टैटिक, स्टैटिक पैरामीटर। इट कीप ऑन चेंजिंग, ये हमेशा बदलता रहे। किस पर डिपेंड करेगा, डिपेंड्स ऑन फूड अवेलेबिलिटी, प्रिडेशन प्रेशर, एंड वेदर या एनवायरमेंटल फैक्टर। बिकॉज सीजन चेंज होगा तो चीजें बदलेंगी, प्रिडेशन का प्रेशर चेंज होगा, फूड की अवेलेबिलिटी चेंज होगी, तो ये चीजें आती हैं। वंशिका नो, कृष्णा नो, किस चीज के लिए, ब्लर नहीं आ रहा ना। ओके, इट्स गुड कि ब्लड नहीं हो रहा और वॉइस क्लियर है। सर मुझे ब्लर ही दिख रहा है। प्रियांशु फिर आप रिज्वाइन करो, बिकॉज अब तो बहुत सेटअप फिक्स्ड है। आई थिंक कि ब्लर होना नहीं चाहिए किसी को भी कुछ। अब सर नहीं हो रहा ब्लर। हाँ सर वो सेटिंग में चेंज करना पड़ता है, मेरे में भी पहले ब्लर हो रहा था। ओके, तो किस चीज पे अब डिपेंड करेगा, अब देखते हैं। जैसे ये तो हो गई कि आप किस पे डिपेंड कर रही है, स्टैटिक पैरामीटर नहीं है, वो ठीक है, बट पॉपुलेशन की ग्रोथ को निकालोगे कैसे। मान लीजिए 2021 में ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ क्या है, तो कैसे पता चलेगा। 2021 चलो रनिंग है, 2000 में क्या थी, अगर हम कहें कि पिछले साल ह्यूमन पॉपुलेशन की ग्रोथ में क्या चेंज हुआ, तो हमें क्या चाहिए होगा, हमें ये चाहिए कि 2019 तक पॉपुलेशन कितनी थी वो, और 2020 में नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो आए वो ऐड करने हैं और जो चले गए वो डिडक्ट करने हैं, तो आपको 2020 की पॉपुलेशन मिल जाएगी। तो हम पॉपुलेशन कैसे काउंट करते हैं, पॉपुलेशन को कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो पॉपुलेशन डेंसिटी को कैलकुलेट करने का इक्वेशन क्या है, NT इक्वल्स टू एम नॉट प्लस इसमें बर्थ और माइग्रेशन जो आए हैं आई उसे ऐड करना है, माइनस डेथ और जो छोड़ के चलेगा
वो लेके। एनटी क्या है? दिस इज पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज, आप जो मानना चाहें। कहाँ पे डेंसिटी लेंगे, कहाँ पे साइज लेंगे, वो आपको पता है एट टाइम टी, जब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं। एन नॉट क्या है? दिस इज द इनिशियल पॉपुलेशन, कुछ पहले भी रही होगी, अगर नहीं रही है तो आप उसे जीरो मान लीजिए। जहां तक बात है बर्थ की, तो ये बर्थ रेट हो गया बी। डी क्या है? डी डेथ रेट है, कितने साल में बच्चे पैदा हुए और कितनी डेथ हो गई, वो ऐड करना डिडक्ट। व्हाट अबाउट आई एंड ई? आई कहलाता है इमाइग्रेशन, कितना हुआ दूसरे कंट्री से, दूसरे एरिया से इंडिया में परमानेंटली कितने लोग आ गए जो लौट के नहीं जाएंगे, जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली। और इसी तरीके से कितने इंडिया से परमानेंटली चले गए, इमाइग्रेंट्स कितने। तो बर्थ और इमाइग्रेशन को ऐड करना है, डेथ और इमाइग्रेशन को डिडक्ट करना है इनिशियल पॉपुलेशन में। तो आपको किसी भी टाइम की पॉपुलेशन जब आप कैलकुलेट करना चाहते हैं इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। एन टी इक्वल्स टू एन नॉट प्लस बी प्लस आई, और उसके बाद आएगा माइनस डी प्लस ई। क्लियर? यस सर। जस्ट a minute. सर हाँ, सर आप पॉपुलेशन ग्रोथ से एक बार फिर से बता दोगे? पॉपुलेशन ग्रोथ ये था कि पॉपुलेशन ग्रोथ का मतलब ये था कि पॉपुलेशन फिक्स नहीं होती है ना। जैसे मान लीजिए आप ये कहेंगे सर टाइगर की पॉपुलेशन निकालनी है, अब ऐसा नहीं होता कि टाइगर का सेंसस निकालना है तो आप किसी भी सीजन में शुरू कर देंगे बिना किसी स्टैट्स के। आपको भी पता है कि टाइगर का एक ब्रीडिंग सीजन होगा, ब्रीडिंग सीजन में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ज्यादा ही आएंगे, है ना? और बाकी सीजन से कंपेयर करोगे तो इसलिए समझाया गया कि पॉपुलेशन का साइज जब आप निकालते हैं तो ये फिक्स पैरामीटर नहीं होता, ये बदलता रहता है। और किस किस बात पर डिपेंड करेगा? अगर किसी इंडिविजुअल को खाने को मिलेगा तभी तो जिंदा रहेगा, अगर फूड की अवेलेबिलिटी नहीं है तो वैसे ही उसकी पॉपुलेशन डिक्रीज करेगी क्योंकि नंबर ऑफ डेथ्स ज्यादा हो जाएंगे। या हर ऑर्गेनिज्म एक फूड चेन का पार्ट है तो उस पर प्रेडेशन का भी प्रेशर होगा। मान लीजिए आप रैबिट की पॉपुलेशन ग्रासलैंड में स्टडी करना चाहते हैं बट पता चला कि उसमें फॉक्सेस और लायन और ये सब तो बहुत ज्यादा है, तो कार्निवोर तो कभी भी हार्बिवोर को किल कर देंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना होगा कि उस एरिया में प्रेडेशन कितना है। तीसरी चीज क्या लिखी सर हुई? हाँ बोलो। सर जो किसी स्पीसीज की पॉपुलेशन आती है वो एवरेज पॉपुलेशन होती है? हाँ, वो तो हम तीन डेटा कलेक्ट करते हैं फिर उनमें स्टैट्स लगा के वो सब चीज करते हैं ना, वो तो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए भी स्टैटिक्स लगा के ही रिजल्ट या डेटा जनरेट किया। और अगर प्लांट्स की बात करोगे तो इन्वायरमेंटल फैक्टर एक इम्पॉर्टेंट इश्यू है ना, क्योंकि इन्वायरमेंट के हिसाब से ही सीजन के हिसाब से ही निकलेंगे, है ना, ग्रोथ होगी। तो ये चीजें इंपॉर्टेंट है। अब जैसे बारिश है, अभी जब रेनफॉल स्टार्ट होगा जुलाई अगस्त का टाइम जब आएगा तो आप नोटिस करोगे तो जहां जहां पे आपने आम की गुठलियां फेंकी होंगी वहां वहां मैंगो के प्लांट्स आ जाएंगे। अब आप ये कहें कि मैं तो केवल ग्रासलैंड में नंबर ऑफ मैंगो प्लांट काउंट कर रहा हूँ, तो प्रैक्टिकली रेनी सीजन में करना गलत होगा। बिकॉज एक गुठली के जर्मिनेट होने का तो इजी अवेलेबिलिटी है, बारिश मिली जर्मिनेट कर गया, लेकिन वो ट्री नहीं बनेगा। आपको मैंगो के ट्रीज काउंट करने होते हैं, मैंगो की सैपलिंग्स नहीं, मैंगो की सीडलिंग्स नहीं। तो इट मींस कि सीजन के हिसाब से एक ही स्पीशीज मैंगीफेरा इंडिका इंडिविजुअल्स का नंबर बदल सकता है विद रिस्पेक्ट टू यूनिट एरिया। इसलिए ये बात समझाएगी कि पॉपुलेशन का साइज या डेंसिटी या ग्रोथ जो आप पढ़ रहे हैं वो एक फिक्स पैरामीटर नहीं होता। अब किस इंडिविजुअल के लिए आप कब काउंटिंग करोगे तो उतना डिटेल में पढ़ना नहीं है, लेकिन मैंने आपको सिंप्लिसिटी के लिए समझाया कि सीजन के हिसाब से, ब्रीडिंग सीजन के हिसाब से ये चीजें बदलती रहती। किसी भी चीज की पॉपुलेशन कैलकुलेट कैसे करते हैं उसकी एक सिंपल इक्वेशन आपके सामने है। एंटी जब भी आप पॉपुलेशन को निकालना चाहोगे डेंसिटी के रिस्पेक्ट में या साइज के रिस्पेक्ट में, आपकी मर्जी। इनिशियल पॉपुलेशन चाहिए, हो सकता है जीरो हो तो वहां जीरो कर दीजिए,
उस एक पर्टिकुलर टाइम में जब आप निकालना चाह रहे हैं तो उसमें नंबर ऑफ बर्थ और परमानेंटली जो इनटेक हुआ, जो लोग आ गए, वो ऐड करने हैं। जो डेथ हो गई है और जो परमानेंटली इस एरिया को छोड़ के चले गए हैं उनको डिडक्ट करना है। आपकी सिंपल पॉपुलेशन निकल आएगी। अब मान लीजिए इंडिया की पॉपुलेशन निकाली जाती तो ऐसे तो निकलेगी भाई, इंडिया में एक साल में बर्थ कितनी हुई और बाकी कंट्री से इंडिया के कितने लोग आ गए जिन्होंने इंडियन सिटीजनशिप ले ली। कुछ ऐसे भी होंगे जिनकी डेथ हो गई है और वो परमानेंटली इंडिया को छोड़ के किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले चुके हैं, तो हमारे यहाँ से उनकी सिटीजनशिप कैंसिल हो जाएगी, वहां हो जाएगी। किसी भी पर्सन की दो नेशनलिटी तो नहीं हो सकती ना, इलीगल है। अगर है भी तो वो इलीगल है। दो कंट्री में एक इंडिविजुअल नहीं हो सकता है ना, या तो इंडिया का होगा तो इंडिया में रहे, किसी और कंट्री का। इसलिए एक सिंपल पैरामीटर से समझाया गया कि हम पॉपुलेशन की डेंसिटी या साइज कैसे कैलकुलेट। अब मान लीजिए आपने क्या किया, 1980 से फॉर एग्जांपल आपने 1980 में पॉपुलेशन निकाली, 81, 82, फिर ऐसे करते करते आपने मान लीजिए 20 साल की पॉपुलेशन निकाली, 30 साल की निकाल ली, 40 साल की निकाली, 1980 से 2020 तक निकाली। तो आपने एक तरफ लिखा नंबर ऑफ इंडिविजुअल, दूसरी तरफ लिखा टाइम। तो टाइम के रिस्पेक्ट में जब आप पॉपुलेशन ग्रोथ को प्लॉट करोगे, ग्राफ बनाओगे, तो आपको पॉपुलेशन के ग्रोथ का कर्व मिलेगा कि पॉपुलेशन बढ़ रही है, कम हो रही है, किस साल ज्यादा आई, किस साल कम आई, इस तरीके से। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक क्या है, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल या कर्व कह सकते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल्स और कर्व। अब पॉपुलेशन की ग्रोथ के कौन कौन से मॉडल हैं, किस किस तरीके से आप इसको करोगे स्पेशल। दो ग्राफ आते हैं, दो तरीके से आप इसको प्लॉट करोगे। हम दोनों को एक साथ बनाते हैं, पहले समझ लीजिए। एक तो ये आएगा, ये है टाइम टी लेना है ना? और इधर क्या आएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज एन, डी एन बाई डी टी। तो हम पॉपुलेशन कर्व विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो पॉपुलेशन डेंसिटी, साइज लिखा है मैंने, साइज लिख लीजिए, डेंसिटी लिख लीजिए, एक ही बात। कहाँ पे क्या यूज करना है वो आप जानते हैं, ऊपर पढ़ चुके। तो पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी हो गया एम, और इसको प्लॉट करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम टी। जब आप प्लॉट करेंगे तो हमें बेसिकली दो अलग अलग टाइप के जो है वो ग्राफ मिलते हैं। किस टाइप के ग्राफ मिलेंगे, एक तो ऐसा होगा जो जे शेप ग्रोथ कर्व कहलाता है। इट लुक्स लाइक दिस। ये फर्स्ट है ना, इसको मैं अभी ए लिख दे रहा हूं। और एक ग्राफ ऐसा मिलेगा जो एस के जैसा कुछ आएगा। डी। तो हमें दो तरीके के ग्रोथ कर्व होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल दो होते हैं। एक ए है जे शेप और एक एस के जैसा है, बी वाला जो। यहाँ पे एक डॉटेड लाइन भी आपकी बुक में बनी होगी, इस डॉटेड लाइन का एक अपना सिग्निफिकेंस। ये जो बी वाला ग्राफ है वो डॉटेड लाइन को कभी भी क्रॉस नहीं करेगा, कभी भी उससे अटैच भी नहीं होगा, उसके पैरेलल हो सकता है। एक टाइम ऐसा आएगा जहाँ पे ये डॉटेड लाइन और जो ग्राफ बी है वो एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, जैसे टू पैरेलल लाइंस होती है ना, वैसे। लेकिन कभी भी ये इस रेड लाइन को क्रॉस नहीं करेगा, इवन टच भी नहीं करेगा। ए वाला जो है वो इस डॉटेड लाइन को क्रॉस करके ऊपर निकल जाएगा, कहाँ तक जाएगा, इनफाइनाइट तक। तो ये दो तरीके के मॉडल हैं। अब दोनों को एक एक करके समझते हैं कि पहला मॉडल क्या है और दूसरा मॉडल। यहाँ पे इक्वेशन भी लिख देता हूं मैं, जगह है। इसकी इक्वेशन आती है डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एन। जो ए वाले की इक्वेशन आएगी वो क्या है, डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एन। दूसरे वाली की क्या आती है, डी एन बाई डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एन। यहाँ पे एक फैक्टर ऐड हो जाएगा, के माइनस एन अपॉन के।
यहाँ ये आएगा। तो दोनों की अलग अलग इक्वेशन है। ये जो रेड लाइन है वो रेड लाइन क्या है? दैट इज के। कि अभी हम पढ़ेंगे कि क्या है, ये बाकी पैरामीटर्स। एक ए है ग्राफ और एक बी है। आप पहले बना लीजिए, फिर हम दोनों को डिस्कस करें। और सर ये आर क्या है? अभी देखते हैं आर क्या है। आर भाई इंट्रिंसिक रेट। आप याद करो, मैंने पॉपुलेशन ग्रोथ में भी आपको एक ग्रोथ कर्व पढ़ाया था एस शेप का, ग्रांड पीरियड। यस सर। यस सर। जो उसमें आर था वही इसमें भी आर है, बस वहां पे प्लांट की ग्रोथ थी या लीफ की ग्रोथ थी या फ्लावर या फ्रूट्स की ग्रोथ थी, यहाँ पे पॉपुलेशन की ग्रोथ है ना? कितना डिफरेंस है, ग्रोथ तो दोनों जगह है। अब फर्स्ट ग्राफ पे चलते हैं। क्या हटा दो शीट। सर फर्स्ट वाला एक क्या ए आता वाली है? क्वेश्चन लिखनी थी। हाँ, इक्वेशन में दोबारा भी लिखूंगा, मैंने ग्राफ पे लिख दी, स्पेस था। ओके सर। अब मैं दोबारा भी इक्वेशन लिखूंगा। तो क्या यस सर। जो फर्स्ट वाला है वो क्या कहलाता है? ए। दिस इज कॉल्ड एक्सपोनेंशियल। या इसको हम बोलते हैं जियोमेट्रिक ग्रोथ मॉडल। इसको बोलते हैं जे शेप ग्रोथ मॉडल। एक ही आएगा। इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये कब आता है? ये तब आता है जब किसी भी एरिया में नेचुरल रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं। जैसे मान लीजिए, इसका मतलब ये हुआ इस ग्राफ का, इस ग्राफ को आप समझो। तो इसमें ये कि टाइम के रिस्पेक्ट में पॉपुलेशन शुरू में तो थोड़ा कम बढ़ेगी, उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली इंक्रीज करती चली जाएगी और इनफाइनाइट तक जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो नेचुरल रिसोर्सेज है वो अनलिमिटेड है। भाई पॉपुलेशन को कौन रेस्ट्रिक्ट कर रहा था? हमने सबसे पहले यही तो पढ़ा था कि फूड की अवेलेबिलिटी, प्रेडेशन का प्रेशर, और तीसरी चीज इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर इन्वायरमेंटल कंडीशन में मान लीजिए आप कह रहे हैं कि टेम्परेचर की वजह से ग्रोथ कम हो रही है, और मैं ये मान लूं कि टेम्परेचर तो अनलिमिटेड है। अनलिमिटेड का मतलब है जो टेम्परेचर प्लांट को चाहिए वो हमेशा उसे मिलता रहेगा। हालांकि मिलता नहीं है, सीजन बदल जाते हैं तो टेम्परेचर में चेंज आ जाता है, लेकिन अगर आप मान लीजिए टेम्परेचर हमेशा मिलता रहे, जो प्लांट को ग्रो करने की कंडीशंस चाहिए वो उसे अनलिमिटेड मिलती रहे, तो प्लांट अनलिमिटेड तरीके से ग्रो करता चला जाएगा। यहाँ पे कभी डेथ आने का कोई केस ही नहीं आता। तो जे शेप इसीलिए क्या कहलाता है? ये कब मिलेगा आपको? ये तब मिलेगा व्हेन रिसोर्सेस अनलिमिटेड हो, व्हेन नेचुरल रिसोर्सेस आर अनलिमिटेड या नेचुरल रिसोर्सेस आर नॉट लिमिटिंग। जब लिमिट नहीं कर रहे, जब वो कम नहीं पड़ रहे, तो ये वाला ग्राफ आपको मिल जाएगा, है ना? लेकिन ऐसा होता तो नहीं है, क्योंकि रिसोर्सेस तो लिमिटेड ही होते हैं। किसी भी एरिया के अंदर रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं। ऐसा नहीं होता कि आप एक पॉट के अंदर 10 पौधे लगा देंगे और पौधे ग्रो करते रहेंगे। आपको भी पता है कि पॉट में जितनी सॉइल है उसमें केवल 2 प्लांट सस्टेन कर सकते हैं। हमें भी पता होता है कि गन्ना अगर लगाना है या गेहूं लगाना है तो एक खेत में कितने प्लांट्स लग सकते हैं। ऐसा थोड़ा ना है कि भीड़ इकट्ठा कर दी। भीड़ इकट्ठा कर दोगे तो क्या होगा? कॉम्पिटिशन स्टार्ट हो जाएगा, और कॉम्पिटिशन हार्मफुल होता है दोनों के लिए। जो दो लोग कॉम्पीट करते हैं उन दोनों के लिए ही वो हार्म। तो इसलिए हमें ऐसा पता है कि ये चीजें नेचर में कभी हो नहीं सकती। ये तो एक ग्राफ है, थ्योरेटिकली ऐसा हो सकता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं हो सकता। इसीलिए ये ग्राफ क्या कहलाता है? दिस इज नॉट रियलिस्टिक। ये रियल ग्राफ नहीं माना जाता। ये ग्राफ कैसा है? दिस ग्राफ इज नॉट रियलिस्टिक, इसको हम रियल नहीं मानते। क्या इक्वेशन थी इसकी? dn बाई डी टी इक्वल्स टू आर इंटू एन, ये लिखा था हमने। यहाँ पे आर क्या होता है? वेयर आर बेसिकली कहलाता है बर्थ माइनस डेथ, बी माइनस डी। बी माइनस डी को आप ले सकते हैं, तो इस ग्राफ को आप ऐसे भी लिख सकते थे, बी माइनस डी इंटू एन, है ना, इस इक्वेशन। तो dn बाई dt का मतलब पॉपुलेशन एट टाइम t, है ना।
बी, अभी पैरामीटर आपको पता ही है, यहाँ पे बी हमने क्या माना था, बी इज द बर्थ रेट, डी इज द डेथ, स्मॉल आर क्या बन जाएगा, दिस इज कॉल्ड इंट्रिंसिक रेट, है ना, ऑफ नेचुरल इंक्रीज। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज। नेचर में अपने आप इंक्रीज कितनी होगी, इंट्रिंसिक मींस इंटरनल। अगर आपने लगा भी दिए एक प्लांट, आपने 10 प्लांट एक पॉट में लगा दिए, तब भी प्लांट जर्मिनेट करके जो भी होगा, कंपटीशन होगा बात की बात है, प्लांट ग्रो नहीं कर पाएंगे, दैट इज अनदर थिंग, बट सीड जर्मिनेट करने की पूरी कोशिश करेगा। एक प्लांट अपने आप को स्टेबल करने की पूरी कोशिश करेगा। तो दैट कोशिश जो उसकी इंटरनल अर्ज है, जो उसका इंटरनल रेट है कि वो नेचुरली अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करे, दैट इज बेसिकली कॉल्ड आर, जिसको आप बर्थ और डेथ का मान सकते हो, बी माइनस डी जिसे आप मान सकते हैं। व्हाट इज एन, एन अभी हमने लिखा था पॉपुलेशन डेंसिटी या साइज, टी इज द टाइम, सिंपल पैरामीटर है। इस तरीके से आपका ग्राफ निकल गया है। अगर इसको मान लीजिए हम लॉग स्केल पे लेके जाए तो क्या बन जाएगा ये, तो भाई आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन टी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई की पावर आर टी। आपको याद हो तो आपने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में लिखा था डब्ल्यू टी इक्वल्स टू डब्ल्यू नॉट इंटू ई की पावर आर टी, है ना। तो वही जो एक्सपोनेंशियल वाली इक्वेशन थी वो आपने वहीं पे भी लिखी थी। तो ये भी अगर आप इसको इस तरीके से लिखोगे, डी एन बाई डी टी लिखे तो ठीक है, डिफरेंशिएट करके लिखोगे तो आ जाएगा एन टी इक्वल्स टू एन नॉट इंटू ई की पावर। फिर ई क्या बन जाएगा, ई नेचुरल लॉग बेस 2.71, जो आप एजुअली फिजिक्स में मैथ्स में यूज करते हो, तो सेम चीज आ सकती है। तो ये सब चीजें आपको इसमें याद रखनी। पहली चीज ये कि ये ग्राफ हमें तब मिलेगा जब रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो, और हमें अच्छे से पता है कि नेचर में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो। अगर आप ये सोचे कि ग्रासलैंड में ग्रासेस तो ग्रो करती ही हैं, फॉरेस्ट में ट्री तो ग्रो करते ही हैं, तो आप उसमें अनलिमिटेड ट्रीज लगा दोगे और फॉरेस्ट वैसे ही बन जाएगा, तो नहीं हो सकता। फॉरेस्ट में भी नंबर ऑफ ट्रीज रेस्ट्रिक्टेड है, ग्रासलैंड में भी नंबर ऑफ ग्रासेस रेस्ट्रिक्टेड है। क्यों रेस्ट्रिक्टेड है, फॉरेस्ट के लाइफ स्पैन के हिसाब से उनकी ग्रेजिंग होती रहेगी, ग्रासेस की भी ग्रेजिंग होती रहेगी बिकॉज ऑफ हर्बीवोर्स। तो हर जगह कहीं ना कोई प्रेशर है जो पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है। बट यहाँ बात हो रही है कि रिसोर्सेज अनलिमिटेड हो गए, तो पॉपुलेशन भी क्या होगी, अनलिमिटेडली ग्रो करती जाएगी। इसीलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये ग्राफ इंफिनिटी तक जा सकता है। जे शेप ग्रोथ कर्व कहाँ पे जाके खत्म होगा कोई नहीं कह सकता, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इसमें एक्सपोनेंशियल इंक्रीज होना शुरू हो जाए। सर अगर हर्बीवोर्स हुए ही नहीं तो फिर तो बढ़ती जाएगी। नेचर में ऐसा हो ही नहीं सकता कि हर्बीवोर्स ना हो। सर मतलब जैसे ऑस्ट्रेलिया में रैबिट्स की बढ़ गई है पॉपुलेशन, तो फिर वैसे ही तो कहीं भी बढ़ सकती है ना, किसी भी बढ़ सकती है, लेकिन बढ़ सकती है तो फिर इसका मतलब ग्रासेस को ग्रेस करेंगे ही करेंगे, तो ग्रासेस की पॉपुलेशन कंट्रोल में होगी ना। प्रेडेशन का आगे आप रोल पढ़ोगे कि प्रेडेशन जो है प्रे की पॉपुलेशन को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। अगर मान लीजिए लायन या टाइगर ना हो तो फिर क्या होगा, जो डियर हैं या फिर जो कैटल्स हैं उनकी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, उनको कौन खाएगा ना। तो हर जगह बोलो सर, जो कुछ पॉइजनस प्लांट होते हैं उनका तो अनलिमिटेड ग्रोथ हो सकता है। उनका भी नहीं आएगा, क्योंकि पॉइजनस प्लांट है वो ठीक है कि उनको कोई ग्रेव नहीं करेगा, तो उसमें एनवायरमेंटल फैक्टर्स आ जाएंगे। एक ऐसा भी सीजन आएगा जब प्लांट की डेथ हो ही जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो गया, बहुत कम हो गया, पानी बहुत ज्यादा हो गया, बहुत सारे फैक्टर्स हैं। आपने जो सिंपल एनवायरमेंटल फैक्टर लिखा है वो अलग है, आपने जैसे लिखा है कि टेम्परेचर मोस्ट रेलिवेंट फैक्टर है और हर ऑर्गेनिज्म को एक नॉर्मल टेम्परेचर चाहिए ग्रो करने के लिए, तो कई बार पौधा सूख जाता है तभी मर जाएगा। जरूरी थोड़ा है कि उसके लिए उसे कोई ग्रेज करेगा तो ही मरेगा, है ना। सीजन चेंज हो जाएगा, लाइफ स्पैन छोटा कर रखा होगा नेचर में, 4 महीने से ज्यादा ग्रो ही नहीं करेगा। और अगर लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होगा, अभी हम पढ़ेंगे स्टडीज, अगर लाइफ स्पैन बहुत ज्यादा होगा तो रिप्रोडक्शन को लिमिट कर दिया जाएगा, नेचर ने कर रखा है। 100 साल प्लांट जिंदा रहेगा लेकिन रिप्रोडक्शन बहुत लिमिटेड मैनर में होगा, तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ ही नहीं पाएगी आगे। इवोल्यूशन में
हम क्या चाहते हैं और नेचर क्या चाहती है, दो अलग अलग चीजें हैं। पहले अर्थ आई, बाद में उस पर लाइफ सस्टेन हुई। ओरिजिन ऑफ लाइफ बाद में हुआ, अर्थ का फॉर्मेशन आप मान ही सकते हो कि पहले ही हुआ होगा। तो जैसे हमने फैक्टर्स के टाइम पे पढ़ा था कि एक है इन्वायरमेंटल फैक्टर और दूसरा है रिस्पॉन्स टू दोज फैक्टर्स। रिस्पॉन्स ऑर्गेनिज्म का आएगा, फैक्टर पहले से बने, ऑर्गेनिज्म बाद में आए, डिपेंडिंग ऑन दोज फैक्टर्स, चाहे वो फेवरेबल हो या अनफेवरेबल हो, एक्सट्रीम कंडीशंस हो या फेवरेबल कंडीशंस हो। वो चीज यहाँ पे भी आप करोगे। तो ये सर ग्राफ क्या है? हाँ बोलो। सर यहाँ पे इंट्रिंसिक रेट कैलकुलेट करते समय हमने इमिग्रेशन और माइग्रेशन को कंसिडर क्यों नहीं करा? वो तो ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए है ना। एनिमल्स में कहाँ होता है कि लाइन कहीं छोड़ के जाएगा तो एयरपोर्ट पे उसका कोई क्वारंटाइन या कोई चेकअप होगा, वीजा पासपोर्ट उसे होना चाहिए। सर लेकिन अगर हम ये कर्व अगर ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए बनाए तब हम इंक्लूड करेंगे नहीं करेंगे? ह्यूमन पॉपुलेशन में अगर आपको ग्रोथ कर्व प्लॉट करना है, कर्व कर्व बनाने के लिए जो टाइम लिखा है ना वो 40-50 सालों का होगा, तब ह्यूमन की पॉपुलेशन का ग्रोथ कर्व बन के आएगा। तो उसमें इमाइग्रेशन और माइग्रेशन बहुत ज्यादा नहीं आएगा। टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल जो किसी भी आते हैं 1 साल के लिए निकालना है तो यस इट इज काउंटेबल, बट अगर 40 साल या 50 साल का निकालना है तो वो नेग्लिजिबल हो जाता है, इसलिए ई और आई को काउंट यहाँ पे नहीं करता। ओके सर। ये आर सर डाटा तो रहता ही बी है माइनस डी लेकिन के साथ डी माइनस डी तो बर्थ माइनस डेथ कर दोगे तो इंटरनल निकल आएगा। मतलब ऐसा मान लीजिए आपने हाँ। क्या किया, एक इंडिविजुअल, बोलो। ओके मैं बोलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल बी माइनस डी हमने क्यों लिखा आर को, क्योंकि आपने एक एनिमल लिया, फॉर एग्जाम्पल कोई भी एनिमल आपने कंसिडर किया, तो पूरे साल उसका लाइफ स्पैन है, मान लीजिए 10 साल का लाइफ स्पैन है, तो 10 सालों में हम उसको कुछ नहीं कर रहे, हमने उसको नेचर के भरोसे छोड़ दिया। तो 10 सालों में कभी ना कभी तो उसमें नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बढ़ेंगे ना, यानी उसका भी रिप्रोडक्शन तो हो गई ना। रिप्रोडक्शन एक बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है। लिविंग वर्ड नहीं पढ़ा था आपने, तो वो रिप्रोड्यूस तो करेगा ही, तो दैट इज द बर्थ। और कुछ इंडिविजुअल की डेथ भी होगी, क्योंकि आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हो, पॉपुलेशन था ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, तो नंबर तो इंक्रीज भी होगा और कुछ डिक्रीज भी होगा। तो जो इंक्रीज हुआ और जो डिक्रीज हुआ उनका जो बैलेंस बचेगा वही तो बेसिकली टोटल नंबर हुए उस पर्टिकुलर 10 टाइम पीरियड में। 10 सालों में नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स कितने आ गए, वैसे तो निकालोगे, इसलिए बर्थ माइनस डेथ लिखा हुआ है। सर जैसे कुछ बर्ड्स और एनिमल माइग्रेट भी कर जाते हैं तो इमिग्रेशन एमिग्रेशन भी आना चाहिए था। नहीं, कैसे करोगे, उनके लिए हमने कोई रूल नहीं बना रखे ना, उनके लिए तो ना बना पर रखे। सर वो परमानेंटली थोड़ी ना करते हैं वो भी। अगर कर भी जाए तब भी उनके लिए कोई रूल नहीं बना रखे ना। अपन स्टैट्स पे कैसे लेके आओगे, ऑन पेपर कैसे लेके, ऑन पेपर नहीं ला सकते आप। सर ह्यूमंस के लिए भी हमने नेग्लिजिबल कैसे मान लिया था, डाटा तो रहता ही है हमारे पास। डेटा नेग्लिजिबल इसलिए माना कि अगर आपने 1 साल का पॉपुलेशन निकाला तो सिग्निफिकेंट आएगा, जब आप 50 साल की पॉपुलेशन को प्लॉट करोगे तो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। ऐसे समझ लो कि अगर हम 100 ग्राम आलू लेके आते हैं और मुझे उसमें केवल 50 ग्राम ज्यादा दे दिए, बेसिकली 100 ग्राम की जगह उसने मुझे 150 ग्राम दे दिए, तो मेरे लिए सिग्निफिकेंट है ना। लेकिन अगर आप 1 किलो आलू लेके आते हो, 1000 ग्राम लेके आते हो और तब उसने 50 ग्राम आपको दे दिए, तो इनसिग्निफिकेंट है। सिग्निफिकेंस का फिगर जो आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में या स्टैटिक्स में, वो ऐसे तो दिया जाता है कि जितना एरर, जैसे आप पढ़ते हैं, मान लीजिए एरर का क्या कंसेप्ट है, फिगर बड़ा होगा तो एरर नेग्लिजिबल होगी, फिगर कम कर दोगे तो वही एरर जो है वो सिग्निफिकेंट बन जाएगी। 10 में से एक बच्चा फेल हो गया 10% हुआ, 100 में से एक फेल हो गया 1% हुआ, 1 लाख में से एक फेल हो गया नेग्लिजिबल, पॉइंट्स में चला गया, कोई सोचेगा ही नहीं। इसीलिए टाइम के रिस्पेक्ट में तो प्लॉट कर रहे हैं, टाइम कितना लेना है। 1 साल में अगर आप ले रहे हो तो इम्पोर्टेंट है, 1 साल में आपने बर्थ और इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन को ऐड किया बर्थ और डेथ के साथ और पॉपुलेशन लिया। जब आप 40-50 सालों की निकालोगे पॉपुलेशन, तो ये प्लॉट करने के लिए आपको ईयर वाइज चाहिए। टाइम को हम ईयर वाइज लेते हैं, डिकेड वाइज लेते हैं। 1990 हमने लिया, 1950, 60, 70, 80, 90, 2000, 2010, 2020, और फिर यहाँ डॉट्स बना दिए पॉपुलेशन 10-10 सालों में कितनी है, और एक ग्राफ प्लॉट कर दिया और कह दिया कि इंडिपेंडेंस के बाद ये रही ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ इन इंडिया। क्योंकि हम इंडिया की पूरी पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं और 1950 से लेके 2020 तक 70 सालों में 7 डिकेड हुए, तो 7 स्लॉट्स ले लिए।
आप जैसे ग्राफ बनाते हो तो ये भी तो ध्यान रखते हो ना, टाइम पे क्या लेना है, 10 साल लेना है, 5 साल लेना है, 1 साल लेना है, 1 महीने लेना है, 1 दिन लेना है, 1 घंटा लेना है, 1 मिनट लेना है, 1 सेकंड लेना है। ये इन्हीं बातों पर। अब बैक्टीरिया हो, अब आप कहें कि मैं बैक्टीरिया के लिए ईयर लूंगा, तो मतलब ही नहीं है। बैक्टीरिया तो 20 मिनट में मल्टीप्लाई कर जाता है, तो बैक्टीरिया के लिए टाइम क्या लोगे आप? बैक्टीरिया के लिए आप लोगे सेकंड्स। 10 मिनट्स ले लो, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 15 मिनट्स, मिनट्स में ले लो, सेकंड में ले लो, मिनट्स में ले लो। ऑब्वियस सी बात है, मंथ ईयर में तो नहीं लोगे ना। और अगर आप ये कहेंगे पाइन ट्री की बात करूंगा, तो पाइन ट्री का तो एवरेज स्पैन 300 सालों का मान लीजिए अगर है, तो फिर 300 सालों को आप कैसे, अब आप ये कहें कि मैं एक साल का गैप लूंगा, तो एक डॉट यहाँ आएगा और एक पता नहीं कहाँ जाएगा। तो ग्राफ प्लॉट करते समय ये भी तो देखना होता है कि हमें कितने टाइम का प्लॉट करना है। जितने कम टाइम का होगा, छोटी सी चीज उतनी बड़ी नजर आएगी। अगर आपने टाइम बड़ा कर दिया, तो वो छोटी सी चीज एक्चुअली और छोटी हो जाएगी। तो इमाइग्रेशन और इमाइग्रेशन को हम तभी सिग्निफिकेंट मानते हैं जब हमारे पास टाइम स्लॉट कम होता है। जब टाइम स्लॉट बड़ा होगा तो वो सिग्निफिकेंट नहीं होता। इसलिए अपनी सहूलियत के हिसाब से, और वो भी केवल ह्यूमन के लिए, क्योंकि किसी भी कंट्री में किसी और इंडिविजुअल प्लांट या एनिमल के लिए ऐसा कोई रूल नहीं है कि उसे नंबर ऑफ इमाइग्रेशन और नंबर ऑफ इमाइग्रेशन काउंटेबल हो। सर अगर जू में लाया जा रहा है या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, ऐसे नेशनल पार्क? क्योंकि जो ये ग्राफ आप पढ़ रहे हैं वो सिर्फ नेचर में है। यहाँ पे पहले लिखा है नेचुरल रिसोर्सेज, इसमें कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाना। आपको सारी चीजें नेचर के अकॉर्डिंग पढ़नी है। शुरू के 2 चैप्टर कंप्लीटली नेचर के अकॉर्डिंग पढ़ने हैं, लास्ट के 2 चैप्टर इकोलॉजी में ह्यूमन की वजह से हैं। बायोडाइवर्सिटी का लॉस हमारी वजह से हो रहा है, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हमारी वजह से हो रहा है, उसमें नेचर कहीं नहीं है, यहाँ पे कोई और चीज नहीं है। सर हाँ सर अगर हम किसी पॉपुलेशन का ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं और वो एक्सपोनेंशियल आ रहा है, लेकिन कुछ टाइम बाद वहाँ पे नेचुरल डिजास्टर आ जाता है, तो उसका मतलब नंबर बिल्कुल कम हो जाता है, तो ये किस टाइप का ग्राफ होगा फिर? अब आप नेचुरल डिजास्टर को ऐसे थोड़ा मान के बैठोगे कि एक बार आया और वहीं पे रोक लिया आपने। आप गलत सेंस में प्लॉट कर रहे हो, वो ग्राफ वैलिड ही नहीं होगा। किसी टीचर के कहने पे करोगे या आप रिसर्च के हिसाब से भी ऐसा कर रहे हो, तो रिसर्च अप्रूव ही नहीं होगी। क्योंकि नेचुरल जो डिजास्टर्स होते हैं वो अचानक से आते हैं, उनका कोई टाइम स्लॉट तो है नहीं। तो वो डिजास्टर या तो आप हटा दीजिए या फिर उसकी फ्रीक्वेंसी का इंतजार करिए, बिकॉज एक के हिसाब से नहीं होता। आप मान लीजिए आप ऐसे कोई स्टूडेंट है जिसके अचानक से, मैं नंबर देख रहा हूँ कितने आ रहे हैं टेस्ट में, और फिर पता चला अचानक से उसके नंबर जो है वो 180 में से 179 आ गए। अब मैं उस बेस पे कह दूं कि वो बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है, तो मैं गलत चूज कर रहा हूँ, मेरा क्राइटेरिया ही गलत है। पिछले 10 टेस्ट में उसके नंबर जो है वो 50% आए, एक टेस्ट में अचानक से जो है वो 99.99% हो जाए, तो मैं ये तो ना कह दूंगा कि बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा। ऐसा बोलने के लिए मुझे कम से कम 3 बार ये देखना पड़ेगा कि उसके नंबर एक सर्टेन वैल्यू से ज्यादा आ रहे हैं क्या। क्योंकि स्टैट्स लगाने के लिए मिनिमम 3 रेप्लिकेट चाहिए होते हैं, एज ए रूल है ये कि मिनिमम 3 चाहिए। बाकी मैक्सिमम आप जितने ज्यादा लोगे, आपका एक्यूरेसी जो डेटा का है वो उतना ही ज्यादा आएगा। सर मतलब अगर हम 10 ईयर्स के लिए बना रहे हैं और उसमें 6th ईयर में कोई डिजास्टर आ जाता है, तो हम इसका ग्राफ नहीं बना सकते? इग्नोरेबल है। अगर वो डिजास्टर दोबारा नहीं आता तो आप उस फैक्टर को नहीं ला सकते, बीच में हटाना पड़ेगा आपको। ओके सर। और सर ऐसी जगह हो जहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन होता ही हो हाँ, तो वहां पे कोई इंक्लूडेड है, फिर वहां पे एक बार थोड़ा आएगा, कई बार आएगा। कर लीजिए इंक्लूड 10 सालों में, जितनी बार आए छोड़ दीजिए, आप रैंडमली पॉपुलेशन देखते चले जाइए। जैसे मान लीजिए अगर जैसे असम है, आपको असम है या बिहार है, हर साल पता है कि कोसी नदी बिहार में है, असम में ब्रह्मपुत्र है, बाढ़ आनी ही आनी है। तो वहां पे फ्लड्स का होना इज द पार्ट ऑफ नेचर। उसकी जो लोकेशन है, जो उसकी ज्योग्राफिकल पोजीशन है असम की या बिहार की मैप में, अर्थ के मैप में, वो वहां पे फ्लड्स का होना इज क्वाइट नॉमिनल। इसी तरीके से राजस्थान में अगर जाएंगे तो डेजर्ट की कंडीशन होना आर क्वाइट नॉमिनल। तो वहां पे हम उन फैक्टर्स को इकोलॉजी मानते हैं, नेचर मानते हैं। बट अगर आप ये कहें कि अचानक से किसी एरिया में सूखा पड़ जाए और उसे हम डेजर्ट डिक्लेयर कर दें और अगले साल बारिश हो गई, ऐसा तो ना हो। डेजर्ट की डेफिनेशन के हिसाब से जहाँ सालों से कभी कोई बारिश नहीं हुई, ट्रू डेजर्ट, एक्सट्रीम डेजर्ट, हॉट डेजर्ट, अलग अलग तरीके से डेजर्ट को भी डिफाइन किया। फॉरेस्ट का मतलब ये था ना कि आपने बाग को फॉरेस्ट था ना बोला जाता, कि आपने जो है वो एक बाग ले लिया आम का, आप कहेंगे मेरे पास भी आम के 100 पेड़ हैं, तो क्या वो मैंगो का फॉरेस्ट बन जाएगा? नहीं बन सकता, है ना। आप अपने घर में मान लीजिए 50 पेड़ लगा दीजिए चीड़ के, तो क्या वो पाइन फॉरेस्ट बन जाएगा? नहीं बन सकता, बिकॉज पाइन फॉरेस्ट में पाइन का नंबर 50 नहीं होगा,
50,000 या उससे भी बहुत ज्यादा हो। तो चीजों को डिफाइन करने के लिए जो प्रॉपर नॉर्म्स दिए गए हैं, जो वैलिड नॉर्म्स होते हैं हर जगह, वो इंक्लूड कर लें। अब बात करते हैं इस स्मॉल आर के हिसाब से। कुछ एग्जाम्पल आपकी बुक में दिए हैं कि ये जो इंट्रिंसिक रेट है नेचुरल इंक्रीज का स्मॉल आर, ये किसका कितना आता है। तो वैल्यू ऑफ आर करके आपकी बुक में दिया है। जो बुक में दिए हैं वो तो आपको पढ़नी है। अगर हम आर की वैल्यूज की बात करेंगे तो नॉर्वे रैट के लिए बस जो बुक में दी है वही याद रखनी। नॉर्वे रैट के लिए आर की वैल्यू कितनी आती है, 0.015। फ्लोर बीटल जो आटे में घुन होता है, उसके लिए कितनी आती है, 0.12 आती है। ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए, अब ह्यूमन पॉपुलेशन की साइज के हिसाब से, एरिया के हिसाब से, सो ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया, और वो भी डेटा के हिसाब से कब, 1981 में। तो जो स्मॉल आर की वैल्यू थी वो थी 0.0205। तो इसका मतलब अब अगर आर इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को शो करता है, अभी हम थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे, इसको आगे बोला जाएगा, दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्टिव फिटनेस। कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली कितना फिट है, दैट इज बेसिकली स्मॉल आर। तो इसका मतलब है हमसे ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट कौन आ जाएगा, फ्लोर बीटल। हमारी 0.02 है, इसकी 0.12 है, लगभग 5 गुना ज्यादा ये रिप्रोडक्टिवली फिट है। इसीलिए ह्यूमन की पॉपुलेशन इतनी नहीं बढ़ती जितनी घुन की पॉपुलेशन बढ़ती है। आटे में, चावल में आप देखो तो इंसेक्ट्स में रिप्रोडक्शन का रेट बहुत ज्यादा है। नॉर्वे रैट की बात करेंगे तो भी हमसे कम है, 0.01 है, हमारी तो 0.02 है। तो आर की वैल्यू से हम ये भी पता कर सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली फिट कितना होता है। रिप्रोडक्टिव फिटनेस तो नहीं पढ़ेंगे। सर हाँ बोलो। सर यहाँ पे ई क्या है एंड नॉट ई? ई तो जो नेचुरल लॉग लेते हो ना, ओके सर। नेचुरल बेस या बेस ऑफ नेचुरल लॉग लिख लीजिए। अगर आपको ई लिखना है तो ई इज नेचुरल या बेस ऑफ नेचुरल लॉग, ऐसे लिखिए। लॉग में लिखते हैं ना ई, एक्सपोनेंशियल के लिए बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम या लॉग। अब चलते हैं दूसरे ग्राफ पे, जहां पे लिमिटेशंस हैं, नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटिंग होंगे। और अगर नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटिंग होंगे तो ग्राफ रियलिस्टिक होगा। जो एक्चुअली होता है नेचर में वो आता है दूसरा वाला, एस शेप ग्रोथ कर्व। सर एक क्वेश्चन था। बोलो। सर जो हम फॉरेस्ट को डिफाइन करते हैं वो ट्री की डेंसिटी पे डिफाइन करते हैं, उनके नंबर पे? फिलहाल फॉरेस्ट में ट्री का नंबर काउंटेबल होता है। आपने कभी नोटिस किया हो तो ट्री के ऊपर वो हल्का सा स्क्रैप करके उसकी बार को रिमूव करके ट्री के नंबर लिख देते हैं। ट्री का नंबर इज काउंटेबल। जो प्लांटेशन किए जाते हैं हमने वो नंबर लिखे जाते हैं, उनकी कैलकुलेशन पूरी नंबर के हिसाब से होती है। ओके सर। दूसरा ग्राफ क्या है, दूसरा ग्राफ है हमारा बी, एस शेप कहलाता है ना, इसको बोलते हैं लॉजिस्टिक, क्योंकि ये लॉजिकल है। ग्रोथ कर्व या ग्रोथ मॉडल, ये एस शेप जिन लोगों ने दिया था उनके नाम पे इसको वर्होलिस्ट, पर्ल, लॉजिस्टिक ग्रोथ कहते हैं। दूसरा ये तब आता है जब रिसोर्सेस लिमिटेड होते हैं, व्हेन नेचुरल रिसोर्सेस आर लिमिटेड। इसीलिए ये ग्राफ रियलिस्टिक या लॉजिकल है। जो लॉजिकल है वो यहाँ पे लॉजिक से अप्लाई होते हैं। हमें पता है दुनिया में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे पॉपुलेशन अनलिमिटेड हो जाए, कहीं ना कहीं लिमिटेशंस आती हैं, चाहे वो किसी भी फॉर्मेट में, फूड हो, प्रेडेशन हो या एनवायरमेंटल फैक्टर।
पॉपुलेशन की ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट किया जाता है बाय द नेचर। सो जब कभी नेचुरल रिसोर्सेज लिमिटेड होते हैं तो फिर ये इस टाइप का ग्राफ। अब इस टाइप के ग्राफ में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, इक्वेशन क्या थी यहाँ पे, dn/dt इक्वल्स टू r इंटू n, ये तो रहेगा। यहाँ पे एक फैक्टर ऐड हुआ k माइनस n अपॉन k। और यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट था कि k क्या है, k कहलाता है कैरिंग कैपेसिटी। हर एक एरिया की एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने इंडिविजुअल्स को कैरी कर सकते हैं। सो दैट वैल्यू इज कॉल्ड कैरिंग कैपेसिटी। जो आपने डॉटेड रेड लाइन बनाई, और इस ग्राफ में देख लो, इस ग्राफ में हमने ये डॉटेड लाइन बनाई कि हम जिस एरिया में ये कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिस एरिया के लिए हम ग्रोथ मॉडल बनाना चाह रहे हैं, उस एरिया की एक कैरिंग कैपेसिटी है कि इससे ज्यादा इंडिविजुअल्स नहीं आ सकते। तो पॉपुलेशन का जो भी ग्रोथ आएगा वो इससे नीचे ही रहेगा, वो कभी भी इसको टच नहीं करेगा और क्रॉस करके जाने की तो कोई बात है ही नहीं। तो हमेशा एक टाइम आएगा जब इससे ये बहुत दूर है, पॉपुलेशन बहुत कम है, कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, धीरे धीरे पॉपुलेशन बढ़ेगी और बढ़ते बढ़ते वो इतनी हो जाएगी कि वो कैरिंग कैपेसिटी के लगभग बराबर आ जाए। एग्जैक्ट नहीं हो सकती और ऊपर जाने का तो कोई सेंस है ही नहीं, इसीलिए के इंपॉर्टेंट हो गया। तो के यहाँ पे क्या है, कैरिंग कैपेसिटी क्या है। सर एग्जैक्ट क्यों नहीं हो सकती? एग्जैक्ट इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि नेचर उसको रेस्ट्रिक्ट करता है। आपके घर में, मेरे घर में, मैं अपनी बात करूं तो मेरे घर में अगर मेरी फैमिली में 4 लोग हैं, मदर फादर हस्बैंड वाइफ एक बेबी, तो मैं आने वाले फ्यूचर के लिए क्या प्लान करूंगा कि मुझे 2 बेडरूम हाउस चाहिए, 2 BHK, एक अपने लिए एक मदर फादर के लिए। लेकिन जब मैं 2 BHK खरीदूंगा तब मुझे ये रियलाइज होगा कि अगर गेस्ट आ गया तो कहाँ जाएगा, ड्राइंग रूम में तो नहीं जाएगा, और मदर फादर का बेडरूम या मेरा बेडरूम तो शेयर नहीं करेगा। तो इसका मतलब कि अगर मेरे पास 4 इंडिविजुअल हैं तो मुझे 2 कमरे की जगह 3 कमरे का घर प्लान करना। अगर मेरे पास 6 इंडिविजुअल होते तो मुझे 3 बेडरूम की जगह 4 बेडरूम वाला अपार्टमेंट को प्लान करना पड़ता, अपनी कैपेसिटी से थोड़ा सा ज्यादा। अगर कैल्विन ये डिसाइड करता है कि एक क्लास में 40 बच्चे होंगे तो उसमें सिटिंग अरेंजमेंट 40 का नहीं होगा, 45 या 50 का होगा। हमेशा ये रहता है। जो हाउसफुल वाला टैग होता है कि सिनेमा हॉल में हाउसफुल हो गया, उस हाउसफुल में भी अब जो बड़े बड़े बनते हैं मल्टीप्लेक्स, उन हाउसफुल में भी 4 या 5 सीटें ऐसी होती है जो हमेशा खाली छोड़ी जाती है। बिकॉज अगर कोई आ गया, वो आ गया जिसको आप मना नहीं कर सकते, कहाँ बैठेगा। अगर कोई मिनिस्टर आ गया तो ऐसा तो है नहीं कि टिकट जिसने खरीदी है उसको उठा दिया जाएगा। 2 सीटें हमेशा, जो हाउसफुल भी होता है ना, उस पर भी 2 सीटें या 4 सीटें हमेशा खाली होती है ऑलवेज। ट्रेन में आपको वेटिंग दे दी जाती है, बट फिर भी ट्रेन में कुछ बर्थ ऐसी होती है जो खाली जाती है, क्योंकि कोई मेडिकल इमरजेंसी हुई, कोई मिनिस्टर का कोटा होता है, विधायक का भी कोटा होता है, आर्मी का अलग से कोटा होता है, तो वो खाली जाएंगी, कोई इश्यू नहीं है, बट हमेशा खाली रहेंगी। सो दैट इज कॉल्ड कि ये गैप हमेशा रहेगा, कभी भी इसको टच नहीं करेगा, ऐसे नेचर है। अगर आपने मान लीजिए एक प्लॉट लिया और उस प्लॉट में आपको लगता है कि 100 प्लांट आ जाएंगे, तो आप 100 नहीं लगाएंगे, आप 90 लगा के छोड़ देंगे, 95 लगा के 5 के लिए जगह छोड़ देंगे। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि जब आप एक इंडिविजुअल एक प्लांट जो मान के चल रहे, पता चला उसकी रूट में कोई ब्रांचिंग हो गई और एक प्लांट की जगह उसने और घेर ली, वो पौधा तिरछा हो गया कल को, तो वो ज्यादा एरिया घेर लेगा। कई बार देखा होगा कि ट्रीज टेढ़े ग्रो कर जाते हैं, तो आप तो मान के चल रहे हैं कि ट्री ऐसा होगा तो यहाँ पे दूसरा ट्री लग सकता है, बट एक्चुअली ट्री ग्रो करते करते ऐसा हो गया, तो ये ट्री तो इससे ऊपर जा ही नहीं सकता ना, तो ये जगह आपको छोड़ के रखनी पड़ेगी। तो ये चीजें हमेशा ध्यान में रहती हैं और ये नेचर में होता है, दैट्स वाई ये स्पेस आएगा। डिफाइन करके देखते हैं एक एक चीज को। ये जो ग्राफ आपने बनाया था, इस ग्राफ में 3 अलग अलग फेजेस होती है, अगर आप इसको बुक की लाइन में पढ़ेंगे। यहां से देखिए, एक फेज तो ऐसी है जो यहां तक मान लेते हैं, जहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में ग्रोथ बहुत कम है, टाइम ज्यादा लग रहा है लेकिन ग्रोथ कम हो रही है। एक फेज ऐसी आएगी जहां पे टाइम के रिस्पेक्ट में जो ग्रोथ है वो उसी स्पीड से, लाइक एक्सपोनेंशियल, यहां तक मान सकते हो। और फिर एक ऐसी फेज आएगी जहां पे टाइम कितना भी बढ़ा लो, ग्रोथ ऑलमोस्ट जीरो नहीं होती। तो यहाँ पे 3 अलग अलग फेज आती है। कौन कौन सी फेजेस आती है उनकी बात करते हैं, फिर हम बाकी चीजों पे जाएंगे। ये जो ग्राफ आएगा इसमें 3 फेजेस हैं।
आपने ये चीज 11th वाले प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी पढ़ी थी कि 3 फेजेस कौन कौन सी होती हैं। एक इनिशियल फेज है, ये से लैग फेज बोलते हैं, जो स्लो ग्रोथ को शो करती है, टाइम ज्यादा ग्रोथ कम। तो इनिशियली जो है वो एक स्लो ग्रोथ वाली आएगी। उसके बाद क्या आएगी, एक लॉग फेज आएगी जिसको एक्सेलरेशन बोलते हैं। जहां पे एक्सपोनेंशियल ग्रोथ आ रही है। और फिर एक आती है स्टीडी, ऑलमोस्ट कांस्टेंट, इसको आप बोल सकते हैं डी एक्सेलरेशन फेज, जहां पे ऑलमोस्ट नो ग्रोथ। फिर एक मैथमेटिकल टर्म यूज है, ऑलरेडी नीट का ही क्वेश्चन है, नीट 2017 या 18 का क्वेश्चन है। फिर लास्ट में फाइनली, ये तो 3 हो गई, ए बी सी, ये डी है लास्ट में। फाइनली क्या होगा, एक कंडीशन आती है जिसको बोलते हैं फाइनली एन एसिम्पटोट। ये वर्ड पूछा गया था, एसिम्पटोट है ना, जहां पे comes where, जहां पे k और n बराबर हो जाएगा। जो आपने पूछा कि ये लाइन क्या कभी टच करेगी, तो मैथमेटिकली ये टच कर सकती है, प्रैक्टिकली तो नहीं होती, लेकिन थ्योरेटिकली अगर कहा जाए तो ग्राफ है, तो ग्राफ की कैलकुलेशन के हिसाब से ये टच कर सकती है। जहां पे पॉपुलेशन डेंसिटी यानी n इज इक्वल टू k, कैरिंग कैपेसिटी। जो ग्राफ आपका है वो रेड लाइन को टच कर जाएगा। लेकिन ये एसिम्पटोट एक मैथमेटिकल इक्वेशन, आप कभी फिजिक्स वाले सर से या मैथ्स के अगर आप लोगों के पास है तो आप उनसे पूछिएगा कि क्या कभी 2 पैरेलल लाइन मिल सकती हैं, क्या कभी 2 पैरेलल लाइन एक दूसरे को क्रॉस करेंगी? बताओ, करती हैं? सर इनफाइनाइट। इनफाइनाइट पे कैसे? अगर एक टेंजेंट को ड्रॉ किया जाए तो हो सकती है। अगर मुझे बहुत ज्यादा शायद नहीं समझा पाऊंगा बिकॉज वो मैथमेटिक्स है, उसमें एक ग्राफ बनेगा कि आप 2 पैरेलल लाइन को कैसे क्रॉस इंटरसेक्ट कैसे करेंगी। तो अगर आप एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो हो जाएंगी, या जैसे आपने बोला कि सिंपल टर्म में इनफाइनाइट पे कर सकती है। बट क्या इनफाइनाइट एग्जिस्ट करता है नेचर में? नो सर। ऊपर क्या लिखा है कि रिसोर्सेस लिमिटेड है, इनफाइनाइट नहीं है, फाइनाइट है। लिमिटेड का मतलब क्या है, फाइनाइट है। तो इसका मतलब नेचर में अगर फाइनाइट कंडीशंस है तो इसका मतलब ये कभी नहीं आएगा, मैथमेटिकली आएगा। मैथमेटिकली इनफाइनाइट पे ये चीज हो सकती है कि के और एन बराबर हो जाए, लेकिन नेचर के हिसाब से ये कभी नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे रिसोर्सेस फाइनाइट है, इनफाइनाइट नहीं है। तो ग्राफ के हिसाब से आ सकती है, प्रैक्टिकली नहीं है। पूछा ये गया था कि एसिम्पटोट अराइजेस व्हेन, और फिर ऑप्शन दिए गए थे n equals to k, n is greater than k, k is greater than n, ऐसे करके ऑप्शन है। 2017 या 18 का क्वेश्चन है। तभी एक्चुअली हम टीचर्स को भी पता चला कि एसिम्पटोट एक्चुअली समझाएंगे कैसे बच्चों को। अब तो नीट में भी पूछ लिया गया क्योंकि बायो का है, और इवन मैथमेटिक्स में भी या फिजिक्स में भी, जब हायर फिजिक्स पढ़ते हैं, हायर मैथमेटिक्स पढ़ते हैं पीजी लेवल पे, तब कहीं जाती है सर एसिम्पटोट। हाइपरबोला के ग्राफ में आता है ये asymptote। क्या बेटा? सर हाइपरबोला के ग्राफ में आता है ये एसिम्पटोट। हाँ, हाइपरबोला के ग्राफ में आ जाएगा, यस, हाइपरबोला में आ जाएगा। वही तो टेंजेंट हुआ। तो आप जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो 2 पैरेलल लाइन क्रॉस कर जाएंगी, इंटरसेक्ट कर जाएंगी। तो एसिम्पटोट की कंडीशन तब आएगी जब ये एक दूसरे को लाइन मैच कर जाएंगी, मिक्सअप कर जाएंगी, टच कर जाएंगी। और वहां पे फिर क्या होगा, अगर हम इस ग्राफ को मान लीजिए यही कहते हैं कि ये जो ब्लू लाइन है वो है हमारा एन, और जो रेड लाइन है ये के, अगर ये दोनों मर्ज कर जाएंगी तो यानी के और एन बराबर हो गए ना, और उसको मैथमेटिक्स में बोलते हैं एसिम्पटोट। और वो कंडीशन कब आई, जब के और एन दो है एक दूसरे के बराबर हो। तो वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है कि एसिम्पटोट तब आएगा जब एन और के बराबर हो जाएंगे। बट नॉर्मली ग्राफ में नहीं दिखाओगे क्योंकि वो इनफाइनाइट पे होगा, और ग्राफ आपने बनाया है शुरू में ही लिखा है कि लिमिटेड के लिए है, फाइनाइट के लिए है। तो इसलिए ग्राफ में हम कभी भी नहीं शो करते, लेकिन ये टर्म जरूर याद रखिए। ये बातें हो गई, ये तो ग्राफ का एक्सप्लेनेशन हो गया जो हमने पीछे बनाया।
अब बात करते हैं कि ये कैरिंग कैपेसिटी क्या है। यहाँ पे दो वर्ड और यूज होते हैं। ये जो पूरा फैक्टर है के माइनस एन अपॉन के जो ऐड किया गया इस इक्वेशन में, अगर के माइनस एन अपॉन के नहीं होता तो ये इक्वेशन बन जाती है एक्सपोनेंशियल की, जे शेप ग्रोथ कर्व। और जे शेप ग्रोथ कर्व में आपने देखा कि जो एन वाली लाइन है वो के को क्रॉस करके इनफाइनाइट तक जा रही है। तो बेसिकली एन को अंडर कंट्रोल कौन रख रहा है? जे शेप में तो जो एन है वो ऊपर तक जा रहा है। तो एस शेप में जो ये एन है, जो ब्लू लाइन है, इसको कंट्रोल में कौन रख रहा है? के नहीं रख रहा, के माइनस एन अपॉन के रख रहा है। पूरा फैक्टर है जो इस चीज को इसके नीचे, के तो केवल एक कैपेसिटी है, एक फिजिकल पैरामीटर है कि एक एरिया में कितने लोग रह सकते हैं। एक घर है तो उसमें कितने इंडिविजुअल आ सकते हैं, है ना। तो इनको एक एक करके डिफाइन करते हैं। सबसे पहले के की बात करते हैं कि के क्या है। ऊपर वैसे लिखा हुआ है के इज कैरिंग कैपेसिटी, पूछा गया है नीट में। नीट में इस वाले ग्राफ से काफी क्वेश्चंस है। जो पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल आप पढ़ रहे हैं, जे शेप एस शेप, इससे क्वेश्चंस आते हैं, इंपॉर्टेंट है। कैरिंग कैपेसिटी क्या कहलाएगा? दिस इज मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज, मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन एरिया कैन सस्टेन। एक एरिया में मैक्सिमम कितने इंडिविजुअल्स आ सकते हैं, दैट बिकम्स द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ दैट एरिया। अलग अलग एरिया की अलग अलग कैरिंग कैपेसिटी होती है। जैसे मैंने सिंपल एग्जांपल दिया कि आपका क्लासरूम अगर होता फिजिकली ऑफलाइन मोड में, तो उस क्लासरूम की एक कैरिंग कैपेसिटी है कि हमने वो 40 के हिसाब से प्लान किया। ऐसे ही एक बिल्डिंग है तो उस बिल्डिंग के अंदर भी नंबर ऑफ फ्लोर्स कितनी होगी, उसकी भी एक कैपेसिटी होगी। ऐसा नहीं हो सकता कि आप इनडेफिनेट फ्लोर बना के छोड़ दें, नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से कोई अगर ग्रास लैंड है, कोई अगर फॉरेस्ट है, कोई अगर पॉन्ड है, तो पॉन्ड के अंदर फिशेस अनलिमिटेड तो ना हो सकती, फिशेस लिमिटेड होंगी। तो कितनी है मैक्सिमम वैल्यू जो भी आए, तो वो कैरिंग कैपेसिटी कहलाती है कि पॉपुलेशन साइज मैक्सिमली जो उस एरिया में। सस्टेन लिखा हुआ है, कोई प्रेशर नहीं डालना कि जबरदस्ती आपने 2 BHK के अंदर 4 लोग आ सकते हैं तो आपने कहा कि हम तो 8 लोग हैं, बिस्तर शेयर कर लेंगे या जमीन पे बिछा लेंगे, वो सब नहीं करना है। सस्टेन लिखा हुआ है। सस्टेन का मतलब है नॉमिनल कंडीशंस, जो ऑप्टिमल कंडीशंस होती हैं, आराम से रहने वाली बात हो रही है। तो 2 BHK मतलब 2 बेडरूम, 2 बेडरूम का मतलब 4 लोग। पांचवा आएगा तो फिर किसी न किसी को तो प्रॉब्लम होगी उन 4 में से, है ना। तो वो चीज नहीं लानी है। तो मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज, मान लीजिए किसी का पेंटा हाउस है, 5 बेडरूम है, तो 10 लोग। एक सिंपल लॉजिक बनाया जाए। ये हो गया कैरिंग कैपेसिटी। व्हाट अबाउट दिस पर्टिकुलर फैक्टर के माइनस एन अपॉन के, ये कहलाता है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। ये पूछा गया नीट में। व्हाट के माइनस एन अपॉन के डिनोट्स, ये जो वैल्यू है ये क्या डिनोट करती है इस इक्वेशन में? इसको बोलते हैं इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। दैट keeps the population under control। पॉपुलेशन कंट्रोल में रहे, पॉपुलेशन साइज या डेंसिटी जो भी आप ले रहे हैं, ये कंट्रोल में रहे। इसके ऊपर जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो प्रेशर लगा रहे हैं, जो रेजिस्ट कर रहे हैं, दैट होल वैल्यू इज कॉल्ड के माइनस एन अपॉन के। अब कंट्रोल में कैसे होगा? क्लासरूम के अंदर आप कहें कि सर हम तो 4 वाली बेंच है उस पर 5 लोग बैठ जाएंगे, लेकिन नहीं, जो मैनेजमेंट होगा, जो स्कूल में टीचर्स होंगे, जो इंस्टीट्यूट में मैनेजमेंट बैठा हुआ है, वो ये मान के चलेगा कि ऐसा नहीं करना है, आपको 4 वाली सीट पे 5 लोग नहीं बैठने। तो वो जो प्रेशर लगा रहा है आपके ऊपर, जिसकी वजह से उस क्लासरूम का साइज अंडर कंट्रोल रहेगा, दैट प्रेशर इन नेचर इज कॉल्ड इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। तो ये दोनों ही चीजें ऑलरेडी नीट के क्वेश्चंस में एसिम्प्टोट भी है। ये इक्वेशन तो कई बार पूछी गई। सर नेचर में ऐसा प्रेशर कैसे लगता है? नेचर में टेम्परेचर से लग जाएगा, प्रेडेशन से लग जाएगा, फूड की अवेलेबिलिटी से लग जाएगा, जो आपने पढ़े पॉपुलेशन साइज को कंट्रोल करने के फैक्टर्स। अब नेचर में ये थोड़ा ना हो सकता है कि अगर मान लीजिए कोई है इंडिविजुअल, तो वो कहता है कि हम तो बर्थ इतनी ज्यादा करेंगे, है ना। जैसे मैंने कई शायद 2-3 बार एग्जांपल आपको दिया हो कि एस्केरिस एक बार में 1.5 करोड़ एग ले करता है। एक फीमेल एस्केरिस वन टाइम में 1.5 करोड़ एग्स देती है। उसने तो दे दिए, अब क्या
1.5 करोड़ एस्कैरिस बन जाएंगे। अगर इमेजिन करो कि ऐसा हमारे इंटेस्टाइन में हो गया तो पेट फट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि एस्कैरिस का इन्फेक्शन अगर ह्यूमन में है तो एक ही पेयर होता है एस्कैरियासिस कॉज करने के लिए। अब यहाँ पे बात हो रही है 2 की जगह 1.5 करोड़ की। तो है क्या, एग दे दिए गए, कुछ लार्वा तक पहुंचेंगे, कुछ लार्वा के बाद वहां तक पहुंचेंगे, फिर एडल्ट तक पहुंचते पहुंचते 1.5 करोड़ में से 15 भी नहीं बचते। क्यों? क्योंकि उनमें कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक दूसरे को ही हार्मफुल इफेक्ट के हिसाब से मिनिमाइज करते जाए इस तरीके से। या कोई भी इंडिविजुअल आप इमेजिन कर लीजिए कि मान लीजिए मैंगो में जो फ्लावरिंग होती है, आपने मैंगो में फ्लावरिंग को कभी देखा हो, तो मैंगो में जहाँ पे एक बंच आता है वहां पे हजारों फ्लावर होते हैं, बट आम बनते बनते कितने रह जाते हैं? मुश्किल से 2 या 3। कभी भी 4 आम भी एक पॉइंट पे लगे हुए नहीं देखोगे, क्योंकि अगर 1000 फ्लावर की ओवरीज मैंगो में कन्वर्ट हो गई, फ्रूट में कन्वर्ट हो गई, तो मैंगो का साइज इतना भी नहीं रहेगा। एक नोड पे अगर 1000 फ्रूट्स लगा दोगे तो न्यूट्रिशन कैसे मिलेगा? तो धीरे धीरे क्या होता है, फ्लावर झड़ते चले जाते हैं, चाहे आंधी चल जाए, चाहे तूफान आ जाए, चाहे सूख जाए, कुछ ना कुछ होता रहेगा। फाइनली मैंगो बनने तक मुश्किल से 3 या 4 ही रह जाते। तो दैट इज कॉल्ड इन्वायरमेंट। ये सब इन्वायरमेंट ही तो डिसाइड कर रहा है, नेचर ही तो कर रहा है ये सब चीजें। ये है ना, इसको हम इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस में लाते हैं। एक तीसरा टर्म भी होता है जो यहाँ पे इक्वेशन में तो नहीं आता बट इससे रिलेटेड है, दैट इज कॉल्ड बायोटिक पोटेंशियल। ये भी पूछा गया बट एम्स में आया था कभी ये क्वेश्चन, बायोटिक पोटेंशियल। ये तीनों टर्म्स काफी पूछे जाते हैं, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस, कैरिंग कैपेसिटी, बायोटिक पोटेंशियल। बायोटिक पोटेंशियल क्या है? ये मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी नहीं, रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इंडिविजुअल या ग्रुप है तो पॉपुलेशन, क्योंकि हम हर चीज को पॉपुलेशन पे करते हैं। एक बात तो ये हो गई कि कोई ऑर्गेनिज्म कितना रिप्रोडक्शन कर सकता है मैक्सिमम, जैसे एस्कैरिस का एग्जांपल दिया, मैंगो का दिया, तो दैट इज बायोटिक पोटेंशियल। अब हमारी इंटेस्टाइन में अगर एस्कैरिस को रखना है तो कितने एस्कैरिस आ सकते हैं मैक्सिमम, दैट इज कैरिंग कैपेसिटी। लेकिन ना तो इंटेस्टाइन के हिसाब से आएंगे और ना एस्कैरिस के हिसाब से आएंगे, आएंगे किसके हिसाब से? इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस के हिसाब से। क्योंकि इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस ये डिसाइड करेगा कि नेचर के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो वो भी नहीं हो सकता कि मैक्सिमम हो जाए, और अगर इंडिविजुअल पे छोड़ दिया जाए तो भी नहीं हो सकता कि मैक्सिमम हो जाए। कोई भी चीज मैक्सिमम नहीं होती, नेचर में ऑप्टिमम वर्ड आता है, सस्टेन वर्ड यूज करते हैं। तो दैट इज, इसीलिए वो इक्वेशन में k माइनस एन अपॉन के सबसे इंपॉर्टेंट है, जो पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखता है। पॉपुलेशन का साइज या डेंसिटी एक लिमिट से ज्यादा बढ़ने नहीं देगा। अगेन केल्विन का एग्जांपल लें तो आप उससे समझ लीजिए कि एक क्लासरूम में 40 बच्चे हैं, ये उस क्लासरूम की कैरिंग कैपेसिटी हुई। क्लियर? कि 40 सीट्स मैंने बनाई हैं, 40 टेबल चेयर रखे हुए हैं, तो 40 लोग उस क्लासरूम में आ सकते हैं। दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ क्लासरूम। जो बच्चे आए उनमें से किसी ने डिसाइड किया कि सर हम तो चारों एक साथ एक ही क्लासरूम में एडमिशन लेंगे वरना नहीं लेंगे। अब ये इंडिविजुअल की मर्जी है, आपने कहा कि नहीं हम अपने फ्रेंड्स के साथ सीट को शेयर कर लेंगे, तो दैट इज द बायोटिक पोटेंशियल। कि हम ये चाहते हैं, हमारे चाहने से होता नहीं है, बस फिर भी हम चाहते हैं कि हम चारों का एडमिशन एक ही सेक्शन में एक ही क्लासरूम में कर दिया जाए, तो वही हम एडमिशन लेंगे वरना नहीं लेंगे। तो ठीक है, दैट बिकम्स द बायोटिक पोटेंशियल। बट क्या मर्जी चलेगी? मर्जी किसकी चलेगी? इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस की, मैनेजमेंट की। मैनेजमेंट ने 40 की जगह 44 की सीट्स नहीं बनाई थी। हाँ, मैनेजमेंट ने 36 ही एडमिशन किए थे, उसने किए ही नहीं 40। इसीलिए तो नहीं किए कि कल को 36 नंबर पे जो स्टूडेंट आ रहा है वो अगर ये जिद पकड़ के बैठ जाए कि हम तो 6 एडमिशन एक साथ लेंगे वरना नहीं लेंगे, सीटें तो 40 ही है, इंडिविजुअल हो जाएंगे 42, कैसे काम चलेगा? तो उसने पहले से ही वो चीजें छोड़ के रखी कि उतनी सीट्स को छोड़ दिया जाए ताकि कभी भी जो है वो कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो इसी तरीके से आप इमेजिन कर सकते हैं तीनों टर्म्स को, केल्विन के एग्जाम्पल से या ह्यूमन, जैसे मैंने BHK का एग्जाम्पल दिया वो भी सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। अंबानी की बिल्डिंग्स में 1000 लोग तो आ ही जाते होंगे, इतना बड़ा एंटीलिया बना हुआ है, कई सारी फ्लोर का है, बट क्या 1000 लोग रहते हैं वहां पे? नहीं रहते। अगर 1000 बेडरूम है तो 2000 लोग आ जाएंगे, बट क्या अंबानी की फैमिली में 2000 हैं? बीइंग एन इंडिविजुअल अगर कहा जाए, बीइंग ए कपल अगर कहा जाए, तो एक मेल और फीमेल अपनी लाइफ में बहुत सारे बच्चे पैदा कर सकता है, बट क्या करता है?
नहीं, क्यों? क्योंकि सोशल प्रेशर है, इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है, इतने सारे इंडिविजुअल्स नहीं हो सकते, है ना। एनिमल्स पे अलग तरीके का रेजिस्टेंस है, ह्यूमन पॉपुलेशन पे अलग तरीके का प्रेशर, बट कोई ना कोई इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस होगा जो पॉपुलेशन को अंडर कंट्रोल रखेगा, इसीलिए ये तीनों टर्म्स इंपॉर्टेंट है। क्लियर? तो ये बात हो गई हमारे यस सर। एस शेप ग्रोथ कर्व। अब इसमें जो आर वैल्यू है, इसी को लेके एक टॉपिक आता है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। ग्रोथ मॉडल खत्म हो गया, एक इससे भी एम्स में कभी क्वेश्चन आया, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन। अब ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन क्या है? अगर हम डार्विन से पहले लेमार्क की बात करें, तो लेमार्क ने जब ये कहा था कि एवरी ऑर्गेनिज्म टेंड्स टू रिप्रोड्यूस मैक्सिमली, हर ऑर्गेनिज्म मैक्सिमम रिप्रोडक्शन करना चाहता है, हालांकि उसके चाहने से नहीं हो जाएगा, ऑर्गेनिज्म चाहता है, दैट इज द बायोटिक पोटेंशियल, है ना। लेकिन इन्वायरमेंट नहीं करने देगा, भले उस एरिया में आ जाए लेकिन फिर भी नहीं करने देगा, भले कैरिंग कैपेसिटी हो बट फिर भी नहीं इन्वायरमेंट करने देगा, क्योंकि वो के से नीचे ही रखेगा, एन को के बराबर भी नहीं लेके आए। तो पॉपुलेशन क्या होती है? जब पॉपुलेशन में इवोल्यूशन हुआ, ऑर्गेनिज्म में इवोल्यूशन हुआ, तो वहां पे क्या है, हर ऑर्गेनिज्म ने ये चाहा कि उसकी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ती चली जाए, जो स्मॉल आर की वैल्यू है वो ज्यादा से ज्यादा आ जाए। जैसे अभी हमने देखा कि फ्लोर बीटल की आर की वैल्यू अगर देखा जाए तो नॉर्वे रैट से भी ज्यादा है, और ह्यूमन पॉपुलेशन इन इंडिया 1981 उससे भी ज्यादा है। तो यानी कि हमसे ज्यादा रिप्रोडक्टिवली फिट कौन है? फ्लोर बीटल, क्योंकि उसकी आर की वैल्यू ज्यादा है। जितनी ज्यादा आर की वैल्यू होगी, ऑर्गेनिज्म की फिटनेस उतनी ज्यादा होगी। इसको फिर डार्विन ने जब सपोर्ट किया, तो डार्विन ने जब ये सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की बात की, डार्विन का कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, नेचुरल सिलेक्शन से पहले उनका एक पॉस्टुलेट, उनका एक पैरामीटर था सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। तो वहां पे फिट होने का मतलब क्या था? बताओ, डार्विन तो पढ़ लिया ना आपने, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। सर 9th में पढ़ा था थोड़ा सा। क्यों, अभी इवोल्यूशन जूलॉजी में नहीं पढ़ा? नो सर, अभी नहीं पढ़ा। फिर भी सुना तो है ना, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। यस सर, 9th में। तो उसमें फिट होने का मतलब क्या है? रिप्रोडक्टिवली फिट। रिप्रोडक्टिव। अभी तो मैं पढ़ा ही रहा हूँ तो हम बता ही दोगे, बट कभी इस तरीके से भी होता है, अगर मैं नहीं पढ़ा रहा होता तब सोच के देखिए कि फिट होने का मतलब क्या है। फिजिकली फिट, फिजिकल जो एनवायरनमेंट के साथ खुद को चेंज करे। नहीं, इसका मतलब एग्जैक्टली रिप्रोडक्टिव फिटनेस ही है। जो रिप्रोडक्टिवली फिट होगा, कि अगर कंडीशंस बदल भी जाए तब भी उसका रिप्रोडक्शन ना रुके, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल के लिए इस अर्थ पे आने का एक ही पर्पज है कि उसको अपनी पॉपुलेशन बढ़ानी है, उसको अपने जैसे इंडिविजुअल ज्यादा से ज्यादा करने। अभी अपने बारे में सोचना बंद कर दीजिए, मैंने बोला कि स्टार्टिंग के 2 चैप्टर में ह्यूमन नहीं आएगा। हम तो नहीं कह सकते कि भाई, एक क्वेश्चन कभी ये भी था पुराना कि ह्यूमन का बायोटिक पोटेंशियल कितना होगा, बताओ हमारी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कितनी हो सकती है नंबर में? कैसे करोगे अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आया होता तो? देखो, इसको करने का तरीका कैसे निकाला गया था, जो ऑप्शन से आंसर आना था वो कैसे आया था? आंसर इस तरीके से आया था कि अगर एक कपल है मेल फीमेल, तो उसमें रिप्रोडक्टिव लिमिटेशन किसके लिए है? फीमेल के लिए, बिकॉज फीमेल में एक आइडियल जो एज दी गई थी 18 साल से रिप्रोडक्टिव फिटनेस आ जाएगी, और वो मेनोपॉज 45 जो एक आइडियल फिगर है वहां तक रहेगी। यानी कि पूरे लाइफ स्पैन में ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कब से कब तक अटेन करती है? 18 से 45, 27 साल हो गए, है ना। तो 27 इंटू 12 मंथ हो गए। ये अब ह्यूमन में फीमेल के हिसाब से ही आएगा, मेल के हिसाब से नहीं आ सकता, बिकॉज हमारे लिए डिसाइडेड क्या है? फीमेल। हमारे लिए क्या मतलब? ह्यूमन के लिए। ह्यूमन के लिए फिटनेस कपल में इंपॉर्टेंट किसके लिए? इसकी। और एक ऑन एन एवरेज जो गेस्टेशन पीरियड है ह्यूमन का, वो 9 मंथ्स का है। तो अगर ह्यूमन को आप सोशल ऑर्गेनिज्म मत मानिए, अपने को सोसाइटी में मत सोचिए, अपने को वाइल्ड लाइफ में सोचिए। मान लीजिए चिंपैंजी को सोचिए, तो चिंपैंजी का जो कपल होगा वो कितने, चिंपैंजी में जो फीमेल होगी वो कितने बेबीज दे सकती है? तो आप बस इसको 9 से डिवाइड कर दीजिए।
So 36. हाँ जो भी है, अगर हर 9 मंथ पे बेबी डिलीवर होता रहा और दोबारा से प्रेगनेंसी स्टेब्लिश होती रही, तो पूरे 27 सालों में जो भी नंबर यहाँ पे आएगा वही ह्यूमन फीमेल का बायोटिक पोटेंशियल बन जाएगा। ह्यूमन फीमेल का बनेगा, बेसिकली वो ह्यूमन का ही कहलाएगा, क्योंकि मेल यहाँ पे सिग्निफिकेंट नहीं है, यहाँ फीमेल सिग्निफिकेंट। लेकिन आप सोचो कि क्या इतने बेबीज किसी की कपल के हो सकते हैं? नहीं हो सकते। सोशल प्रेशर है, बच्चे पैदा करोगे तो खिलाएगा पढ़ाएगा कौन, उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? सर एक्सेप्शन छोड़ देने ना इसमें, जो ट्विंस वाले होते हैं। और ऐसे सारे केस में एक्सेप्शन छोड़ी जाते हैं, सिग्निफिकेंट वैल्यूज दी जाती हैं, इनसिग्निफिकेंट नहीं। तो एक्सेप्शंस आपको छोड़ने पड़ेंगे कि लैक्टेशन के पीरियड में तो प्रेगनेंसी हो नहीं सकती, वो सब आपको छोड़ना पड़ेगा। सिर्फ एक गेस्टेशन पीरियड देखना है और फर्टाइल पीरियड कितना है डिवाइड कर दीजिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रेगनेंसी आ सकती है। और इसमें ट्विंस या ट्रिपलेट्स को भी काउंट नहीं करना। हम यूजुअली एक ही बर्थ करते हैं, वन टाइम में वन बर्थ होती है, तो उसी हिसाब से ये चीज ध्यान में रखें। अगर किसी एनिमल में कुछ और होता तो उससे भी हम कैलकुलेट करते। तो इसी तरीके से ये भी है कि आर का मतलब दिया गया था इन टर्म्स ऑफ रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जितनी ज्यादा रिप्रोडक्टिव फिटनेस होगी, जितनी ज्यादा स्मॉल आर की वैल्यू होगी, वो ऑर्गेनिज्म उतना ही ज्यादा इवॉल्व माना जाएगा। कहने को तो हम ये कहते हैं कि ह्यूमन मोस्ट इवॉल्व है, बट अगर रिप्रोडक्शन के सेंस में देखा जाए तो हमसे ज्यादा इवॉल्व तो फ्लोर बीटर, क्योंकि उसकी स्मॉल आर की वैल्यू हमसे कहीं ज्यादा है। एक लाइन जो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट है, पॉपुलेशंस जितनी भी हैं, दे इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। और रिप्रोडक्टिव फिटनेस को डार्विन के हिसाब से डार्विनियन फिटनेस कहते हैं, क्योंकि सर्वाइवल ऑफ द फिट का कॉन्सेप्ट इन्होंने दिया, सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। तो इसको आप डार्विनियन फिटनेस भी कह सकते हैं। इसका मतलब है हायर आर वैल्यू। जितनी ज्यादा स्मॉल आर की वैल्यूज होंगी, उतना ज्यादा वो रिप्रोडक्टिवली फिट कहलाएगा। तो ये चीज है। अब इस बेस पे अगर हम बात करें तो कुछ एग्जाम्पल्स को सेट कर दिया है। नेचर ने जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस लगाया वो कैसे लगाया, उसके जैसे आपने पढ़ा था कि कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो पूरी लाइफ में वन टाइम ब्रीड करते हैं। मोनोकार्पिक प्लांट आपको पढ़ाए थे, फ्लावरिंग फ्रूटिंग वंस इन लाइफ। तो पूरी लाइफ में एक बार ब्रीडिंग होगी, लेकिन जब होगी तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स बहुत ज्यादा होंगे। अगर मान लीजिए ऐसा होता कि एस्केरिस एक बार में 1.5 करोड़ एग ले करती है और पता चला कि हर साल रिप्रोड्यूस करती, तब तो पता चला कि पूरे अर्थ पे एस्केरिस ही एस्केरिस नजर आते। तो नेचर ने उसको रेस्ट्रिक्ट कर दिया कि एक फीमेल एक ही बार में एग ले करेगी, और उसमें भी इतने ज्यादा बनेंगे नहीं एडल्ट तक, उससे पहले ही ऑलमोस्ट सब मरते चले थे। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे एनिमल में एग्जाम्पल आता है पैसिफिक सैल्मन फिश, आपको मैंने स्टार्टिंग में समझाया था, ये भी वन टाइम ब्रीडर है। और प्लांट में मोनोकार्पिक में आपने बैम्बू भी पढ़ा था, ये क्या है, दे ब्रीड वंस इन लाइफ। लेकिन जब बैम्बू के अंदर फ्लावरिंग होती है ना, बहुत कम आप लोगों ने किसी ने देखा होगा, तो बहुत ज्यादा होती है। बैम्बू के सीड्स आते हैं एक्चुअली, उन्हीं से बैम्बू को लगाया जाता है। जापान में बैम्बू की कल्टीवेशन एग्रीकल्चर किया जाता है। तो पूरी लाइफ में एक बार। और दूसरी तरफ बैम्बू ग्रास भी है, तो वो रनर से भी मल्टीप्लाई करेगी। तो नेचर ने उस चीज का इंतजाम भी किया है कि रनर के थ्रू वेजिटेटिव प्रोपगेशन भी है। तो इसलिए उसने क्या किया, उसका रिप्रोडक्शन को कंट्रोल कर लिया कि पूरी लाइफ में एक बार ब्रीड करेगी। अब उसमें जितने इंडिविजुअल बने और फिर उनका सर्वाइवल जिस भी हिसाब से होना है होगा, है? कुछ ऐसे हैं जिनमें कई बार ब्रीडिंग होती है, लेकिन पर ब्रीडिंग जो नंबर ऑफ बर्थ या इंडिविजुअल्स आते हैं वो बहुत कम आते हैं। जैसे ह्यूमन ले लीजिए, इंपॉर्टेंट ये कि इस ब्रीड में जो नंबर है वो बहुत कम, जैसे हमारे केस में कहा जाए तो 1, केवल एक बेबी एक बार में हो सकता है। और उस हिसाब से अगर हम पूरी लाइफ भी ब्रीड करते रहते, मेरे जैसे भी आपने दिया, तो भी वो नंबर अगर आप देखो कम। तो दूसरी तरफ ये भी है कि मोस्ट ऑफ द बर्ड एंड मैमल्स की बात करिए, तो दे ब्रीड मैनी टाइम्स इन लाइफ। और प्लांट्स में आपने पॉलीकार्पिक पढ़ा,
मैंगो पॉलीकार्पिक है, एप्पल, पियर सब पॉलीकार्पिक, बट इनका फिर नंबर रेस्ट्रिक्टेड होता है। साइज का भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, नंबर ज्यादा तो साइज छोटा, साइज बड़ा तो नंबर छोटा, ये भी नेचर ने इंश्योर किया। जैसे ओयस्टर पर्ल वाला जो है मोलस्क, ओयस्टर या पेलाजिक फिशेस, इनकी अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे नंबर ज्यादा है, लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग, जो ऑफ स्प्रिंग से उसका साइज बहुत छोटा है लेकिन नंबर बहुत ज्यादा है। आपको याद हो तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट में मैंने आपको एक लास्ट लाइन कभी पढ़ाई थी जहां पे लिखा था कि स्ट्रिगा, फाइकस, ऑर्किड्स, इनके अंदर बहुत सारे सीड्स होते हैं बट साइज बहुत छोटा होता है, 1000 नंबर ऑफ टाइनी सीड्स, ऐसी लाइन आपको पढ़ाई है या एनसीईआरटी में देखेंगे तो बिल्कुल लास्ट में लिखा हुआ है, वो भी इसी सेंस में कि अगर नंबर ज्यादा है तो सीड्स का साइज छोटा है ना। जैसे मान लीजिए ऑस्ट्रिच का होता है तो ऑस्ट्रिच का एग सबसे बड़ा होता है लेकिन नंबर कम है। अगर आप सोचे कि एस्केरिस का, तो एस्केरिस के एग का नंबर बहुत ज्यादा है बट अगर साइज की बात करेंगे तो एग का साइज बहुत छोटा, क्योंकि अगर ये उल्टा हो जाता तो सब गड़बड़ हो जाती। अगर ऑस्ट्रिच जितने बड़े एग नंबर में ज्यादा होते तो पता चला हर जगह ऑस्ट्रिच का एग ही नजर आता, पूरा पूरा एक पाइल इकट्ठा से हो जाता। या एस्केरिस अगर एग का नंबर ज्यादा करती, वैसे ही प्रॉब्लम है हमारी बॉडी में, एंडोपैरासाइट है, अगर उसमें साइज भी बड़ा हो जाता तब तो और ज्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो वो चीज भी नेचर ने कंट्रोल की है। दूसरी तरफ अगेन एग्जांपल आप बर्ड्स मैमल का लेते हैं। हाँ बोलो बेटा। सर ये पेलाजिक फिशेस की जगह सारी फिशेस को इंक्लूड कर दे तो कुछ प्रॉब्लम होगा? एक्चुअली जो कैलकुलेटिव्स हैं जो ऑलरेडी किया जा चुका है वो पेलाजिक फिशेस के लिए ही ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये कौन सी फिशेस होती है? बेटे पेलाजिक एरिया है, आप गूगल पे सर्च करोगे तो ओशियन के अंदर अलग अलग जोन यस। डिवाइड किए जाते हैं, तो पेलाजिक एक जोन है, एक पर्टिकुलर एरिया है ओशियन का, उसमें जो फिशेज हैं उनके लिए। ओके सर। स्मॉल नंबर ऑफ लार्ज साइज ऑफ स्पिन। पहले हमारे यहाँ गांव में जब हम थे छोटे छोटे तब कहते थे कि इमेजिन करो कि अगर तरबूज का पेड़ होता और मैंगो की बेल होती तो क्या होता। तरबूज की बेल होती है, मैंगो का पेड़ होता है, बहुत लोकल लैंग्वेज में गांव में तो ऐसे ही बोलते थे। पता चला कोई छाए के लिए पेड़ के नीचे सो रहा है, ऊपर से तरबूज उसके सिर पे गिर जाता, चोट लग जाती। या मैंगो की बेल होती तो पता चला हर एक ग्रेजर, हर एक हर्बीवोरस एनिमल आके जो है वो मैंगो को तोड़ के बर्बाद करके चला जाता। छोटे छोटे बच्चे आते और आम को तोड़ के बर्बाद करके चले जाते, तो फिर मैंगो का प्लांटेशन कैसे हो। तो नेचर ने हर चीज सोच समझ के बनाई। अगर सर कोकोनट एलिफेंट का का तो गेस्टेशन, अगर एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड सबसे ज्यादा है तो एलिफेंट के अंदर साइज भी तो बहुत बड़ा है। अब एक एलिफेंट के अंदर एक बेबी एलिफेंट होता है, मदर एलिफेंट के अंदर एक बेबी एलिफेंट है। अगर आप ये कहें कि उसमें सर एक की जगह 4 हो जाते तो क्या होता। पिग्स में तो होते हैं, डॉग्स कैट्स में तो होते हैं नंबर ऑफ बेबीज 4, 5, 10 भी हो जाते हैं पिग्स में तो, लेकिन एलिफेंट में तो 1 ही होता है। अगर इसको रिवर्स करके सोचोगे तो अर्थ का कुछ और ही सीन होता है। अर्थ पे मास और वॉल्यूम का एक आइडियल रेशियो है इन टर्म्स ऑफ एवोल्यूशन, विद रिस्पेक्ट टू यूनिट वॉल्यूम कितना मास इंडिविजुअल का होना चाहिए। तो इतनी चीजें भी नेचर ने कैलकुलेट कर रखी हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। इसी से ये लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन आजकल जो जेनेटिक्स में स्टडी करते हैं वो इसी को सबसे ज्यादा करते हैं, जेनेटिक्स और इकोलॉजी, जो पॉपुलेशन इकोलॉजी कहलाती है। तो उसमें इसी चीज को बहुत ज्यादा स्टडी किया गया है कि स्मॉल आर की वैल्यू के हिसाब से एवोल्यूशन को पढ़ना शुरू कर दिया। पहले तो एवोल्यूशन था लेमार्क, डार्विन और ह्यूगो ड्यूरिस के हिसाब से। जो मॉडर्न एवोल्यूशन के कॉन्सेप्ट हैं वो स्मॉल आर की वैल्यू, पॉपुलेशन साइज एंड कंट्रोल, इन सब के हिसाब से दिया। Anyhow, this is all about the study of population। पॉपुलेशन को स्टडी हम कैसे करते हैं। आगे हमें पढ़ने हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। अगर डिफरेंट स्पीशीज की पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट करती हैं तो क्या क्या होगा, है ना, उनको हम बोलते हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शंस।
नेक्स्ट पे चलते हैं, पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। रन कर दो शीट। यस सर। पॉपुलेशन इंटरेक्शंस। डिफरेंट पॉपुलेशन एक दूसरे से इंटरेक्ट कैसे करते। सबसे पहली चीज, जैसे मैंने आपको शुरू में भी बताया था, कि पॉपुलेशन इंटरेक्शंस जो होते हैं वो इसी सीक्वेंस में होंगे और इन्हीं चीजों के लिए होंगे: फूड, शेल्टर, मीटिंग। सबसे पहले किसी भी इंडिविजुअल या पॉपुलेशन को जिंदा रहने के लिए खाना चाहिए, फिर प्रेडेशन या कोई भी इन्वायरमेंटल फैक्टर से बचने के लिए शेल्टर चाहिए, एंड देन उसके बाद उसे अपोजिट मीटिंग पार्टनर चाहिए, सो दैट वो उसी हैबिटेट में रह के अपना नंबर इंक्रीज कर सके। तो जो भी इंटरेक्शन होता है वो पहले फूड के लिए होता है, फिर इंटरेक्ट शेल्टर के लिए, फिर मीटिंग के लिए। अगर दो लोग आपस में इंटरेक्ट करते हैं इन नेचर, तो पहले फूड रिसोर्सेज के लिए करेंगे, फिर शेल्टर के लिए, उस जगह को ऑक्युपाई करने के लिए इंटरेक्ट करेंगे, देन उसके बाद वो मीटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से एक दूसरे से इंटरेक्ट। जब इंटरेक्ट करते हैं तो उसमें किसी को फायदा भी होता है तो किसी को नुकसान भी होता है। तो इंटरेक्शंस अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, कुछ क्वेश्चन आपके इसी चीज से आ जाएंगे। सबसे पहले आते हैं पॉजिटिव इंटरेक्शंस पे। पॉजिटिव इंटरेक्शंस क्या हैं? पॉजिटिव इंटरेक्शंस वो होते हैं जहां पे कम से कम किसी को नुकसान नहीं होगा। फायदा नहीं हो रहा, इट्स गुड। फायदा हो रहा है, इट्स वेरी गुड। फायदा नहीं हो रहा है, इट इज अगेन गुड, बट एटलीस्ट नुकसान नहीं होना चाहिए किसी। नाइदर वन इज हार्म। अगर दो लोग आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं तो दोनों में किसी को भी एटलीस्ट नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है? नेदर इज हार्म, किसी को नुकसान नहीं होगा। अब इसमें कौन कौन से इंटरेक्शंस आते हैं? एक आता है, आप पढ़ेंगे सिम्बायोसिस, जिसको आप म्यूचुअलिज्म भी कहते हैं। इसको शो किया जाता है पॉजिटिव पॉजिटिव से। दो चीजें क्या है, ये मान लीजिए ए है और ये बी है, एक पॉपुलेशन ए है और एक पॉपुलेशन बी है। तो सिम्बायोसिस में क्या होगा? दोनों को फायदा पहुंचेगा, बोथ आर बेनिफिटेड। ये जो सिंबल्स है ना, ये भी पूछे जाते हैं कि ये सिंबल किस इंटरेक्शंस को शो कर। बोथ आर बेनिफिटेड। और ये ऑब्लिगेटरी होगा, कंपलसरी। ए के लिए बी का होना या बी के लिए ए का होना कंपलसरी है। आप दोनों को अलग अलग नहीं कर सकते, है ना। अलग अलग कर दोगे तो डेथ हो जाएगी। जैसे लाइकेन है तो आपने पढ़ा कि एल्गी और फंगी का सिम्बायोटिक एसोसिएशन। अगर आप सोचें कि लाइकेन में से एल्गी अलग कर दें, फंगी अलग कर दें, तो दोनों बेकार। दोनों तभी फायदा एक दूसरे को पहुंचाएंगी जब एक साथ होंगी और एक साथ ही उनका एग्जिस्टेंस है। अगर दोनों को अलग अलग कर दिया तो कोई भी एग्जिस्ट नहीं करे। तो यहाँ पे दोनों को फायदा हो रहा है और ऑब्लिगेटरी, कंपलसरी है। दूसरा क्या कहलाता है? दूसरा है प्रोटो कोऑपरेशन। ये भी प्लस प्लस है। बोथ आर बेनिफिटेड, बट ये नॉन ऑब्लिगेटरी है, कंपल्शन नहीं है। अगर दोनों अलग अलग हो गए तो कोई बात नहीं, डेथ नहीं होगी किसी की। दोनों अपना काम अकेले अकेले भी कर सकते हैं, लेकिन अगर दोनों साथ साथ हैं तो जरूर दोनों को फायदा। तो प्रोटो कोऑपरेशन और सिम्बायोसिस में केवल इस बात का डिफरेंस है कि ऑब्लिगेशन है या ऑब्लिगेशन नहीं। थर्ड क्या कहलाता है? तो सर सिम्बायोसिस में तो नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि अगर दोनों साथ नहीं हुए तो दोनों को साथ हम करेंगे ना, और हमें तो काउंट करना ही नहीं है जब तक ये दो चैप्टर पढ़ रहे हैं। नेचर में एल्गी और फंगी को अलग अलग कौन करेगा? लाइकेन में से कोई नहीं करेगा, यस है ना। नेचर में तो कोई एल्गी फंगी को अलग अलग नहीं करेगा ना। हम करेंगे तो हम तो आ ही नहीं सकते इसमें, क्योंकि आप नेचर के हिसाब से पढ़ रहे हैं। कमेंसरिज्म में क्या होता है? एक को फायदा, दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस और जीरो, है ना। एक को फायदा होगा, जैसे मैंने ए के लिए प्लस बनाया तो ए बेनिफिटेड है ना।
और इसको बोलते हैं जिसको फायदा होगा वो कमेंसल कहलाता है, बाद में लिख दूंगा, अब यहाँ पैसे लिख लीजिए। और जो बी है वो निदर बेनिफिटेड नॉर हार्म, ना तो फायदा ना नुकसान। जीरो, न्यूट्रल। मैं किसी की हेल्प कर रहा हूं तो जिसकी हेल्प कर रहा हूं उसको फायदा है, मुझे कोई फायदा नहीं है, कोई नुकसान नहीं, मर्जी थी इसलिए कर दी, है ना। सो दैट इज कॉल्ड कमेंसलिज्म। हालांकि एग्जाम्पल मैंने दिया, बट वी आर नॉट पार्ट ऑफ नेचर, है ना। तो ये तीन तो तो ऐसे नेचर हैं। में क्या होगा एग्जांपल? आगे पढ़ोगे, अभी तो बहुत सारी डिटेल पढ़नी है, ये तो मैं आपको एक टेबल से जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आपकी बुक में भी ये टेबल होगी कैल्विन के मॉड्यूल में, मैंने बनाया है, तो आपको ऑलमोस्ट चीजें वैसी ही मिलेंगी जैसी मैं पढ़ा रहा हूँ, वैसी ही आपको बुक में भी मिल जाएंगी, मॉड्यूल में भी मिल जाएंगी। नेगेटिव इंटरेक्शंस भी होते हैं जहाँ पे किसी को नुकसान होना जरूरी है, हो सकता है दोनों को नुकसान हो या किसी एक को नुकसान हो, बट होगा जरूर। एटलीस्ट वन इज हार्म्ड, कम से कम। तो किसी एक को नुकसान, किसी एक को फायदा हो रहा है, तो फिर वो किस में आएगा? नेगेटिव में आएगा, क्योंकि नेचर में किसी को नुकसान तो हो ही रहा है, दोनों को नुकसान हो रहा है तो भी वो नेगेटिव है, किसी एक को नुकसान है तो भी नेगेटिव है। एक को नुकसान हो रहा है जिसको फायदा हो रहा है वो तो पॉजिटिव वाले में आ जाना चाहिए ना? नहीं, तो इंटरेक्शन नेगेटिव काउंट होगा, ये जो डेफिनेशन लिखी है वो यहाँ लिखा, यहाँ पे किसी को भी नुकसान नहीं होना चाहिए, नेचर में कहीं भी नेगेटिव साइन नहीं आएगा। अगर नेगेटिव साइन आ गया तो वो नेगेटिव इंटरेक्शन है, भले किसी एक को फायदा हो रहा है लेकिन दूसरे को तो नुकसान हो ही रहा है ना। यहाँ तो किसी को कोई नुकसान नहीं हो रहा, फायदा नहीं हो रहा तो नुकसान भी नहीं हो रहा। इसमें आप पढ़ोगे कंपटीशन। सर एटलीस्ट वन इज हार्म आना चाहिए। हाँ, वो मैंने बोला तो आप लिख लीजिए, एटलीस्ट वन इज हार्म। कंपटीशन नेगेटिव नेगेटिव होता है, दोनों को हार्म होगा, है ना, तो बोथ आर हार्म्ड। समझाऊंगा, कंपटीशन की प्रिपरेशन तो आप भी कर रहे हो, नुकसान किसको पहुंचाओगे अगली क्लास में देखेंगे। प्रिडेशन, प्रिडेशन पर में उन स्टूडेंट्स को जिनका हो नहीं रहा। बाद में डिस्कस करेंगे। प्रिडेशन में एक को फायदा होगा, एक को नुकसान। ए जिसको फायदा हुआ वो कहलाता है प्रिडेटर, और बी जिसको नुकसान हुआ वो बन जाएगा प्रे, शिकार शिकारी, प्रे प्रेडेटर रिलेशनशिप के। 6 आप पढ़ेंगे पैरासिटिज्म। अगेन एक को फायदा एक को नुकसान, यहाँ पे जिसको फायदा हो रहा है ए दैट इज कॉल्ड पैरासाइट, जैसे एस्केरिस को फायदा हो रहा है। बी हमारी बॉडी से विच इज कॉल्ड होस्ट, होस्ट पैरासाइट इंटरेक्शन के। और 7th नंबर पे जो आएगा वो अमेंसलिज्म, ऊपर कमेंसलिज्म था, यहाँ पे अमेंसलिज्म है। नेगेटिव जीरो, ए को नुकसान हुआ, ए इनहिबिट हुआ, बी अनअफेक्टेड, कोई फर्क नहीं पड़ा। मैंने कोई ऐसा काम किया, मैंने तो अपने उससे कर लिया, मुझे कोई फायदा नहीं कोई नुकसान नहीं, बट मेरे उस काम की वजह से किसी और को परेशानी हुई, उसे नुकसान हुआ, मैंने जानबूझ के नहीं किया, वो तो मेरा प्रोसेस है ना। मान लीजिए किसी ने कोई पॉइजन रिलीज किया, किसी एनिमल ने, किसी प्लांट ने, तो पॉइजन तो एक मेटाबॉलिक सब्सटेंस होता है, प्लांट कोई जानबूझ के पॉइजन नहीं बनाता, लेकिन उस पॉइजन की वजह से अगर किसी एनिमल को नुकसान हो गया, सो दैट इज कॉल्ड अमेंसलिज्म। इससे भी नीट 2019 में क्वेश्चन आया हुआ अमेंसलिज्म। तो इन सब के बारे में हमें कुछ एग्जांपल्स पढ़ने, बहुत सारी चीजें ऑलरेडी होंगी। अगली क्लास में अगर आप कैल्विन का मॉड्यूल एक्सेस कर सकते हैं अपने साथ ड्यूरिंग द क्लास, तो हमें लिखना कम पड़ेगा, ये सारा कुछ अगली क्लास में पूरा हो जाएगा। कोशिश करिएगा किसी भी तरीके से बुक ले लीजिएगा पास में, या फिर मॉड्यूल अगर ले सकते हैं तो इट्स वेरी गुड, बिकॉज जैसे मैं लिखूंगा वैसे मॉड्यूल में लिखा हुआ है। पॉजिटिव वाले बहुत इजी हैं, नेगेटिव में आपको बस कंपटीशन समझना है, कुछ प्रेडेशन और पैरासिटिज्म भी दी हुई है,
स्पेशली कंपटीशन समझने वाली चीज है, बाकी सबको सिर्फ एग्जाम्पल्स ही पढ़नी है कि किस बात के क्या एग्जाम्पल है। जो डेफिनेशन है वो आपको यहीं से समझ में आ ही रही है, किसका फायदा होगा, कब नुकसान होगा, कब कोई इफेक्ट नहीं करेगा, इस तरीके से। क्लियर? यस सर। और कोई किसी को कुछ डाउट हो तो बताओ, बाकी फिर अगली क्लास में पढ़ेंगे। नो डाउट सर। सर हाँ बोलो। लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में जो फर्स्ट पॉइंट लिखा था वो बता दीजिए एक बार फिर से। ओके, लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन में जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा था वो इस सेंस में लिखा था कि कुछ ऐसे एनिमल भी होते हैं जो पूरी वन टाइम में एक ही बार ब्रीड करेंगे। ऐसा नेचर ने क्यों चूज किया, नेचर ने ऐसे एनिमल्स को क्यों सपोर्ट किया, आज की डेट में ऐसे एनिमल्स क्यों हैं, उनका रिप्रोडक्शन तो बहुत कम है। वो सर इससे इसलिए, पहले वाला इससे पहले वाला क्या था, बायोटिक पोटेंशियल। नहीं सर, ये लिखा है ना पॉपुलेशन इवॉल्व टू मैक्सिमाइज देयर रिप्रोडक्टिव फिटनेस। जो एवोल्यूशन की थ्योरीज आगे आप पढ़ोगे तो एवोल्यूशन में ये चीज है। एवोल्यूशन में जब मैंने आपको लिविंग वर्ड भी पढ़ाया था तो किसी को याद हो नहीं, मैंने आपको लिविंग वर्ड शायद नहीं पढ़ाया था, आप में से किसी। तो उसमें भी जब आप रिप्रोडक्शन पढ़ते हैं ना तो रिप्रोडक्शन को अलग से क्यों माना गया, रिप्रोडक्शन तो एक मेटाबॉलिक प्रोसेस ही है। तो जब आपने लिविंग वर्ड में लिविंग की प्रॉपर्टी पढ़ी होगी, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेटाबॉलिज्म, कॉन्शियसनेस, 4 पैराग्राफ दिए। तो मेटाबॉलिज्म से अलग हट के रिप्रोडक्शन क्यों दिया गया, बिकॉज अर्थ पे जैसा एवोल्यूशन का मानना है, एवोल्यूशन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और एवोल्यूशन में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर क्या है, रिप्रोडक्शन। जितने भी इकोलॉजिस्ट हैं, जेनेटिक्स हैं, एवोल्यूशन में स्टडी करने वाले साइंटिस्ट हैं, उन सबका मानना ये है कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अर्थ पे होने का मतलब क्या है, कोई भी ऑर्गेनिज्म अर्थ पे क्यों आया है ना। कोई भी, जैसे हम अपना एथिक्स छोड़ दीजिए, अपनी रिलीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से छोड़ दीजिए, एक साइंटिस्ट साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए तो एक ऑर्गेनिज्म का पर्पस क्या है। मैंगो का पर्पस क्या है, मैंगो का प्लांट क्यों अर्थ पे आया, मैंगो का प्लांट इसलिए नहीं आया कि हमें आम खाने हैं, अपना वो सिर्फ पॉपुलेशन इसलिए स्प्रेड आया कर कि सके। उसको अपना नंबर बढ़ाना है। पूरी लाइफ में उसका एक ही काम है कि उसको अपनी पॉपुलेशन इंक्रीज करनी है, और कोई काम नहीं है। और जो ऑर्गेनिज्म जितनी जल्दी ये काम कर लेता है, अर्थ पे उसका पर्पस पूरा हो जाता है ना। जितनी जल्दी नेक्स्ट जनरेशन आ जाएगी उतनी जल्दी उसका पर्पस पूरा हो गया। मान लीजिए एक मैंगो का ट्री है और धीरे धीरे वो ग्रो कर रहा है, किसी ने आके उसको काट दिया, तो 5 साल वो ग्रो किया लेकिन उसकी लाइफ बेकार चली गई, क्योंकि अर्थ पे आया था तो अपने जैसे 4 बना के जाता। 12वें साल में फ्लावरिंग पहली बार हुई, उसका काम पूरा हो गया। एक बार फ्लावरिंग हो गई तो उसमें फ्रूट्स और सीड्स आ गए, सीड से नई जनरेशन स्टार्ट हो गई। अब वो मैंगो का ट्री एक बार में खत्म हो जाए या 10 बार चलता रहे, वो उसका एडिशनल होगा कि 9 साल वो और ज्यादा मैंगो की ट्री बना देगा, और ज्यादा सीड्स जनरेट कर देगा, 10-15 साल 20 साल में और ज्यादा। बट अगर एक बार भी ये काम हो गया तो पूरा हो गया। तो रिप्रोडक्शन को सबसे इंपॉर्टेंट माना जाता है एवोल्यूशन। तो जब डार्विन ने सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट लॉन्च किया तो उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे फिट होने का मतलब किसी ऑर्गेनिज्म के लिए ये है कि उसकी रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी ज्यादा होनी चाहिए। वो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी नंबर में ज्यादा नहीं, कितनी बार हो रही है इस बात से नहीं। अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए रिप्रोडक्टिव फिटनेस है वो अलग अलग तरीके से डिसाइड की जाती है, और इसका जो पैरामीटर है, दैट पैरामीटर इज कॉल्ड स्मॉल आर वैल्यू। जो ऑर्गेनिज्म जितनी ज्यादा आर वैल्यू को कैरी करेगा उतना ज्यादा वो रिप्रोडक्टिवली फिट माना जाएगा, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के हिसाब से उसके इवॉल्व होने के चांसेस उतने ही ज्यादा होंगे। तो अगर हर ऑर्गेनिज्म पे छोड़ दिया जाए कि भाई सबको इवॉल्व होना है, तो बेसिकली उन्हें करना क्या होगा, उन्हें अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ानी होगी कि अगर एडवर्स कंडीशन आ जाए तब भी रिप्रोडक्शन करना ही होगा। खाने को ना हो बट रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी होनी चाहिए। एक बार को खाना, एक बार को रिसोर्सेज नहीं मिल रहे, कोई बात नहीं, क्योंकि रिप्रोडक्शन जितनी जल्दी हो जाएगा, अगर एक सीड भी बन गया तो आपका पर्पस पूरी लाइफ का सॉल्व हो गया। आपका पर्पस ये नहीं कि ट्री हेल्दी होना चाहिए, ट्री को सिर्फ ये चाहिए, एक प्लांट को सिर्फ ये चाहिए कि वो नेक्स्ट जनरेशन दे दे, उसका काम खत्म। तो एडवर्स कंडीशन में भी सर्वाइवल हो जाए, इस तरीके से भी रिप्रोडक्टिव फिटनेस हो सकती है। फेवरेबल कंडीशन के अंदर तो सर्वाइवल हो ही जाता है। तो यही पर्पस है, इसलिए ये लाइन लिखी है कि हर एक पॉपुलेशन ये चाहती है कि वो ज्यादा से ज्यादा
इंडिविजुअल दे, जितने ज्यादा देंगे उतना अच्छा, लेकिन कम से कम एक फिगर तो आना ही चाहिए उसकी लाइफ के पर्पस को सॉल्व करने। इसी इस आर वैल्यू को डार्विन ने समझाया है, तो इसको डार्विनियन फिटनेस भी बोल देते हैं, रिप्रोडक्टिव फिटनेस भी बोल सकते हैं, इंट्रिंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज भी आप बोल सकते हैं, एक ही बात। और कुछ सर सर दिल्ली का वेजिटेशन वो जीरो फिटिंग बताया था ना सर, वो सर मेसोफिटिक वाला कौन सा होता है? मेसोफिटिक जैसे नॉर्मल ग्रासलैंड होते हैं, फॉरेस्ट होते हैं, वो सब। जो नॉर्मल है वो मेसोफिटिक है, यहाँ पे सारी चीजें ऑलमोस्ट फेवरेबल हैं, ज्यादा गर्मी नहीं, ज्यादा बारिश नहीं, ज्यादा ठंडा नहीं, ज्यादा ह्यूमिडिटी नहीं। तो सर दिल्ली में भी तो ऐसे ही होता है? नहीं नहीं, दिल्ली में तो जीरो फिटिक है। अभी आप कहाँ रहते हो? सर नॉर्थ दिल्ली। नॉर्थ दिल्ली में, साउथ दिल्ली में घूम के आओ एक हफ्ते के लिए, सब समझ में आएगा आपको। साउथ दिल्ली में जाओगे ना, मैंने बहुत फेस किया इस चीज को, मिट्टी में पौधे तक ग्रो नहीं करते, ये सिचुएशन है। अगर मैं तुलसी का पौधा अपने घर में ग्रो करना चाहता हूँ, बरगद का मैंने प्लांट लगाया था, 5 साल मैंने उसे बहुत केयर, एक्सटेंसिव केयर की, तब भी वो ग्रो नहीं कर पाया। यहाँ की मिट्टी की ये सिचुएशन है, आपको बिलीव नहीं होगा, बट मैं सॉइल को अपने लखनऊ से लेके आता हूँ तो उसमें प्लांट ग्रो करते हैं। ये हालत है, बिना फर्टिलाइजर के प्रॉस्पिस ग्रो कर जाएगा, अकेसिया ग्रो कर जाएगा, एलोवेरा ग्रो कर जाएगा, तुलसी का पौधा, गुलाब का पौधा, गेंदे का पौधा, जब तक मिट्टी को। सर जिनको कम पानी चाहिए मतलब वो ग्रो कर जाएंगे? हाँ सर जिन्हें कम वाटर की जरूरत है वो ग्रो कर जाएंगे, मतलब वो कर जाएंगे, मतलब जो कहते हैं ना कि जो एक्सट्रीम कंडीशन को टॉलरेट कर सकते हैं वो कर जाएंगे। अब किसी को खाने में क्या चाहिए, दाल चावल सब्जी रोटी अचार सैलेड रायता सब कुछ चाहिए, मिठाई भी लास्ट में चाहिए। अब किसी को सिर्फ रोटी चाहिए, उसे रोटी के साथ नमक दे दोगे ना, वो भी खा के पेट भर। आपकी जरूरतें जितनी कम होंगी, नेचर में आप उतने सक्सेसफुल माने जाओगे, क्योंकि जरूरतें ज्यादा होने का मतलब है कि आपकी डिपेंडेंसी ज्यादा है, और जितनी ज्यादा डिपेंडेंसी होती है उतना ज्यादा आपको नुकसान पहुंचाने के चांसेस होते हैं किसी दूसरे को। आप कंपटीशन पढ़ोगे ना तो उसमें ये सारी बातें आज अगली क्लास में। सर इंडिपेंडेंट है वो फ्री है, कोई चिंता नहीं है। बोलो। तो सर फिर मेसोफिटिक कहाँ का होगा? मेसोफिटिक का आप अगर लेना है तो आप जैसे गंगा के किनारे का जो बेल्ट है वो ले लीजिए, कानपुर, लखनऊ, यूपी वाला एरिया। नहीं, पूरा यूपी नहीं, बिकॉज यूपी में जो उन्नाव है वो ऊसर सॉइल वाला एरिया है। उन्नाव डिस्ट्रिक्ट आता है कानपुर लखनऊ के बीच में। यस सर। उन्नाव है, उन्नाव आएगा, थोड़ा सा हरदोई डिस्ट्रिक्ट का पार्ट भी उसमें आएगा। बुंदेलखंड ले लीजिए यूपी में, जो झांसी वाला जो एरिया है वो भी पूरा का पूरा जीरो फिटिक जैसा है, वहां भी सूखा पड़ता है। तो हर एक जगह अलग अलग वेजिटेशन है, ऐसा नहीं कि पूरे स्टेट का एक हो जाए। तो सर लखनऊ के आगे तो मतलब पूरा ही होता है मेसोफिटिक? हाँ, मतलब मेसोफिटिक है एवरेज। जैसे आप नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ले लीजिए, वो सारे ऑन एन एवरेज मेसोफिटिक है। बारिश बहुत होती है लेकिन एक्वेटिक थोड़ा है, वो हाइड्रोफाइट्स थोड़ा है। वहाँ जो प्लांट है वो मीजोफाइट्स कहलाते हैं। वाटर लॉगिंग थोड़ा होती है वहाँ पे, पानी बरसा तो बह के नदी में चला गया, नदी पानी को बहा के कहीं और दे दी, तो वो एरिया मीजोफिटिक बेसिकली कहलाते हैं। इसीलिए वहाँ पे वेजिटेशन भी ज्यादा है, फॉरेस्ट देख लो या ग्रासलैंड देख लो, आपको सब वहीं दिखाई देगा। सर लद्दाख को जीरो फिटिक बोलेंगे? हाँ, लद्दाख जीरो फिटिक है, बट वो कोल्ड डेजर्ट है, ठंडा है। यस सर। आपको दूर दूर तक कोई प्लांट नहीं नजर आएगा। लद्दाख तो छोड़ दीजिए, आप अगर गुड़गांव से फरीदाबाद में जाएंगे ना, तो या राजस्थान के किसी भी एरिया, भरतपुर चले जाइए, आप किसी भी एरिया में आप बस से बैठ के देखो, आपको टीले नजर आएंगे, पत्थर के या मिट्टी के टीले, पहाड़ नहीं। पहाड़ों पे तो पेड़ और ट्री नजर आते हैं, बड़े बड़े हिल्स हैं, इसीलिए अरावली हिल्स कहलाती हैं। वो हिल्स तो हैं लेकिन उनपे वेजिटेशन ऑलमोस्ट जीरो, और जो वेजिटेशन है भी वो प्लांट है जो जीरो फिटिक प्लांट है। और सर एक लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है। हाँ बोलो। सर द मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ ऑल लिविंग सिस्टम इज टू, सर ऑप्शन ए है यूटिलाइज ऑक्सीजन टू जनरेट एनर्जी, ऑप्शन बी रेप्लिकेट द जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ऑप्शन सी प्रोड्यूस गैमेट्स, ऑप्शन डी यूटिलाइज सोलर एनर्जी फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। अगर सोलर एनर्जी को यूटिलाइज करने की बात आएगी तो केवल प्लांट के लिए एप्लीकेबल होगी। अगर
ऑक्सीजन वाला जो था कि एनर्जी के लिए क्या था पहला, So utilize oxygen to generate energy. तो ये भी नहीं आएगा क्योंकि ये एनारोबिक में फिट नहीं बैठेगा, एरोबिक में फिट बैठ जाएगा। एरोबिक ऑक्सीजन को यूटिलाइज करते हैं एनर्जी के लिए, एनारोबिक किसी और तरीके से करते हैं। आई थिंक इसमें जो डीएनए वाला आंसर था, जेनेटिक मटेरियल वाला, वो सही है। Yes sir, वो तो दोनों के लिए होता है। वो सब में ही होता है। जेनेटिक मटेरियल को रेप्लिकेट करना इज मच मोर इम्पोर्टेंट। ठीक है, Yes sir, clear हो गया। चलो अगली क्लास में। हाँ बोलो। टेस्ट का सिलेबस बता दीजिएगा आप टेलीग्राम मैं मैसेज करके ना बता देता हूँ। अभी तो रात हो गई, आई थिंक कल ही डिस्कस हो पाएगा, तो मैं इन्फॉर्म कर दूंगा। ओके सर। Okay sir. गुड नाइट। Good night sir. गुड नाइट। गुड नाइट सर।